This conference will now be recorded. Good afternoon to all. For, for today's session in Bheshaj Rachana Parishad, Drug Designing and Decoding, we have stalwart speaker Dr. Pramod Kolos sir. Sir has done BAMS from Ayurved College, Ganeshwadi in 1998. He has been in clinical practice since last 23 years. He has a experience of general and critical care. Since 2016, he is involved in Pulse Super Specialty Advanced Ayurved clinics. He also arranges medical camps, Ayurved awareness through ROOF and Vedanta Foundation. These are NGOs. Also, he is keenly interested in Ayurved medicine preparation, also kidney related diseases, cancer, endocrine, and autoimmune diseases. With this brief introduction, I request Sir to start his session. Sir, please start. Hello.
हॅलो हॅलो सर, आवाज येतोय का? येस डॉक्टर, आवाज येतोय. स्पष्ट येतोय ना? ओके, हो आता व्यवस्थित. येतोय. हो, ओके, चालेल चालेल. चालू करूयात का? हो सर, स्टार्ट कर. अच्छा डॉक्टर रीना किंवा कोण हे करताय का? स्लाइड शेअर करतायत ना? हो, त्यानं प्रेझेंटर तुम्ही केलेलं आहे. करताय का? केलेलं आहे का? ओके ओके, चालेल चालेल. ओके, पॉवर पॉइंट मध्ये ओपन होतंय का मॅडम? येस सर, पॉवर पॉइंट मध्ये विजिबल आहे का? हा. आय एम शेअरिंग द स्क्रीन ऍक्च्युली. चिन्मय सर, या आता विजिबल नाहीये, म्हणजे पॉवर पॉइंट दिसत नाहीये. हा, आता आता दिसतंय. बघा. हो, दिसतंय. ठीक आहे, मी म्यूट करते अँड देन वी स्टार्ट शेअरिंग. ओके सर. हो, ओके. चालू करू ना मग आता? ओके, तो आज का सर चालू करू ना? हेलो हो सर, हो स्टार्ट करा. ओके, हाँ, तो आज का टॉपिक है ड्रग डिजाइनिंग इन सीकेडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स आयुर्वेद पर्सपेक्टिव. अभी आज तक जैसे सीकेडी में काम कर रहे हैं, क्रॉनिक केसेस में काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कुछ आइडियाज सामने आए कि जिसका इस्तेमाल करते या फिर कुछ जो ग्रंथ में भी कॉम्बिनेशंस किए हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे करें, तो उस हिसाब से ड्रग डिजाइनिंग का विचार सामने आया. क्योंकि जैसे ड्रग्स दिए रहते हैं अपने एंशंट बुक्स में, तो उसमें एक एक कल्प में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो 2 3 4 इस हिसाब से हम अपने हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक ड्रग उसका एक्शंस दिखाता है, उसको हम 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ या फिर 2-3 कल्पों के साथ अपने हिसाब से दूसरा उसका वेक्टरल एक्शन अलग कर देते हैं. तो उसका कुछ डायरेक्शन रहना चाहिए, और ये एक जैसे अपने थीम में रहता है, क्योंकि क्यों मैं एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग चॉइस कर रहा हूँ या फिर सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ. तो उसी हिसाब से कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल करके एक कॉम्युनिटी बेस पे कुछ अलग ड्रग डेवलप करे. तो ये भी एक विचार है उसमें, यानी 2 विचार, एक के अलग-अलग ड्रग्स अलग-अलग कल्प कॉम्बिनेशंस का, और एक ऐसा कि सब ऐसे अलग-अलग कल्प या फिर वो कल्प क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका एक्शंस अगर हम एक फॉर्मुलेशंस में डाल देंगे, तो फिर हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस हिसाब से ये ड्रग कॉम्बिनेशंस का थ्योरी सामने आया. तो आज के टॉपिक में अभी सीकेडी, तो सीकेडी अगर देखे जाए तो सीकेडी कैसे है, तो इट इज अ क्रॉनिक रेनल डिसीज. तो क्रॉनिक रेनल डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज, तो इट इज अ डिसीज जो वर्ल्ड वाइड अफेक्शन उसका ज्यादा है.
एक तो जैसे हाइपरटेंशन उसका पहले दिखता है या फिर डायबिटीज दिखता है। आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज अल्टरनेट घर में अल्टरनेट सेकंड थर्ड पर्सन वर्ल्ड का डायबिटिक हो रहा है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया तो उसका हब हो रहा है। तो आगे जाके ये जो डिसीजेस है तो ये क्या करते हैं, तो ये ऑर्गन फेल्यूर कर देते हैं। और जब ये डायबिटीज अपने हिसाब से चलते रहता है तो हाइपरग्लाइसीमिया जब रेनल टिश्यू को डैमेज करता है, यानी बेसिकली नेफ्रॉन्स को अगर डैमेज करता है तो वो डीजनरेशन से आगे जाके क्रॉनिक रेनल डिसीज तैयार हो जाता है। कुछ अलग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी रहते हैं कि जो स्पेसिफिकली रेनल जो टिश्यू है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो वो जैसे स्क्लेरोजिंग डिसीजेस ऑफ ग्लोमेरुला है, तो वो ऑटोइम्यून डिसीज में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम और आगे जाके वो नेफ्रोस्क्लेरोसिस होके पेशेंट लैंड अप होता है क्रॉनिक रेनल डिसीज में। तो ये चीजें तो हम काफी बार देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं। तो अगर ये पेशेंट्स का फेट देखें कि किस तरह से ये आगे जाते हैं, तो हमें ये हमेशा दिखता है कि ये पेशेंट्स एक 20-30 साल में अपने जीवन के धीरे धीरे एंड स्टेज रेनल डिसीज में पहुंच जाते हैं। तो एंड स्टेज रेनल डिसीज क्या है? तो एंड स्टेज रेनल डिसीज इसमें है कि जहाँ पर जो क्रिएटिनिन वैल्यू है वो जैसे बढ़ जाता है तो उसमें बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो जीएफआर हम बोलते हैं तो वो 15 से कम हो जाता है। वो 15 से कम हो जाता है जब काफी बार पेशेंट्स को हमेशा सिम्टम रहते हैं ये जैसे अनयूरिया जैसे सिम्टम रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। और क्रिएटिनिन इज नॉट अ सोल मार्कर, क्योंकि क्रिएटिनिन जो चेंजेस होते हैं तो वो काफी कबार 60% रिनल डैमेज या कभी कभार तो यानी 40 to 60% रिनल डैमेज बाद में क्रिएटिनिन में चेंज बदलाव आ जाते हैं। तो क्रिएटिनिन इज नॉट अ इनिशियल मार्कर ऑफ सीकेडी। तो हमेशा हम अपने को देखना पड़ता है कि इट शुड बी मॉनिटर ऑन जीएफआर और जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है तो वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस और क्रिएटिनिन रेशो कितना है, तो ये कुछ चीजें सामने देख के अपने को करना पड़ता है। तो ये सब टूल इस्तेमाल करते हम अलग अलग हिसाब से अपना ड्रग्स कहाँ पर काम कर रहा है इसका विचार कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल रेनल डिसीज विच अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू एंड स्टेज रेनल डिसीज। तो आज का ये विषय है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज। आते हैं क्या? हाँ। तो इसके नीड क्या है? सॉरी इसका पहले का चाहिए, इसके पहले का चाहिए। हाँ, तो इसकी ये इसकी नीड क्या है आज के इसमें? तो रूटीन में देखा जाए तो जैसे ARB जो रिसेप्टर्स एसिड चैनल रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स वगैरह है या फिर AC इनहिबिटर्स है। तो AC इनहिबिटर्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जैसे डायरेक्ट इम्यून सप्रेशन ड्रग्स हैं। तो ये ड्रग इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि फिलहाल सीकेडी का मैनेजमेंट हो रहा है, या फिर जब डिसीज एंड स्टेज पर चला जाता है या फिर उसके पहले अगर होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें जैसे सूजन वगैरह पैरों पे आती है, यूरिन से प्रोटीन चला जाता है, तो फिर कुछ कीटोस्टेरिल वगैरह करके मेडिसिन या फिर जैसे एंटी हाइपरटेंसिव में डायरेटिक्स भी इस्तेमाल करके सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। लेकिन उसका डिजनरेशन जो हो रहा है सेल का वो रुकाना ये पर्पस कभी कभार सॉल्व नहीं होता और फिर पेशेंट्स धीरे धीरे चले जाते हैं डायलिसिस पे। तो देर आर काफी वहां पर यहाँ पर काफी दिक्कतें हैं कि अभी तक जो भी ड्रग्स एस्टेब्लिश हुए या फिर जो भी रेजिम एस्टेब्लिश हुए वो अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो रेनल में डिसीज में कैसा होता है, प्री रेनल डिसीज और पोस्ट रेनल डिसीज। तो ये तीनों में से प्री रेनल डिसीज रेनल को हैम्पर करेगा, डायरेक्ट रेनल का भी यानी किडनी का भी खुद का डिसीज रहेगा तो भी वो किडनी को हैम्पर करने वाला है, या फिर पोस्ट रेनल जो डिसीज है वो ऑब्स्ट्रक्शन करके फिर उसका परिणाम किडनी पे आने वाला है और उसके हिसाब से वो इफेक्ट कर रहा है।
तो जनरली जो मेडिसिन की है वो पोस्ट रेनल पे हम टेक्नोलॉजीज देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में है तो वहां पर कुछ टेंट्स वगैरह डाल के या फिर नेफ्रोलिथियोसिस करके या हम वो स्टोन्स वगैरह या फिर उसका कुछ एंटीबायोटिक्स देके उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दे। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर नो स्पेसिफिक रेजिम टिल नाउ इन डेवलप्ड इन दिस फील्ड। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो अभी तक का ये अभी हम देख रहे हैं कि करंट स्टेटस में क्या है। तो करंट स्टेटस में मेडिकल स्टेज जो है तो वो देयर इज लिमिटेड सक्सेस टिल प्री क्लिनिकल स्टेज में, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में है तो इसमें लिमिटेड सक्सेस है ड्रग्स डेवलपमेंट में आई हुई है। तो अभी जो नेक्स्ट चल रहा है तो वो क्या है, तो वो देख रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स कैन हेल्प। तो नैनो पार्टिकल्स इज अ ग्रेट होप इन प्रेजेंट स्टेट। और दूसरा कि हर्ब्स, जो हम मिनरल्स हर्बल और हर्बो मिनरल्स मेडिसिन देखते हैं तो वो थोड़ा सा ग्रेट होप है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक लोग जैसे हम बोलते हैं क्रॉनिकली ऐसे रहता है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स लिए उसमें हेवी मेटल्स रहते हैं और किडनी डैमेज करते हैं। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि पेशेंट्स आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, उल्टा उनको यानी बैड कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, उल्टा वो क्लिनिकली सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। उनका जो रहने का ढंग है या फिर जो लाइफस्टाइल है तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो जैसे वैद्य तत्व परिज्ञानम वेदना यश्च निग्रह एतत् वैद्यस्य वैद्यत्वम। तो हमारा हम देखते हैं कि वेदना का निग्रह करके उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे इम्प्रूव करे। तो ड्रग्स डेवलपमेंट का एक ये भी टारगेट है कि वो उसका फंक्शनल इम्प्रूवमेंट करेगा पेशेंट्स का टोटली। और अगर हो सके तो जो रेनल टिश्यू है तो रेनल टिश्यू रिपेयर कर सकता है क्या। तो देर आर जैसे कुछ अगर हम पबमेड या फिर यहाँ पर ऐसे कुछ आर्टिकल्स देखते हैं तो आज तक ऐसा था कि रेनल टिश्यू रीजनरेट नहीं होती, लेकिन रिसेंटली कुछ मैंने पढ़ा है कि वहां पर भी देखा गया है कि रेनल टिश्यू डेवलप होती है, जैसे रैट्स में भी उन्होंने दिखी है। तो जैसे पेशेंट्स में भी क्यों बदलाव आता है, तो हम एक ऐसा भी एंटिसिपेशन हाइपोथेसिस रखते हैं कि शायद रेनल टिश्यू इम्प्रूव हो सकता है। तो इट इज अ मच होप in current status of the medicines used in CKD. Next मैडम स्लाइड। तो टारगेट्स क्या है आज मॉडर्न मेडिसिन में भी, तो जो बेसिक पैथोलॉजी है तो वो है इन्फ्लेमेशन। उसके बाद में वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के बाद में क्या होता है, तो सेल का इन्फ्लेमेशन होता है जब, तो उसका जो चलन वलन व्यापार है, होम्योस्टेसिस है, न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस है, तो वो हैम्पर हो जाता है कि जिसकी वजह से वो फंक्शन में कॉम्प्रोमाइज करने लगती है। और जब कॉम्प्रोमाइज करती है और धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज भी न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर कॉप अप नहीं करता तो फिर वो क्या चली जाती है, वो सेल डैमेज और सेल डेथ में चली जाती है। तो नेफ्रोस्क्लेरोसिस लाइक। तो और उसके बाद में होता है उसका फाइब्रोसिस। तो ये तीन चीजें हैं, इन्फ्लेमेशन, द सेल डेथ और फाइब्रोसिस। दीज आर द बेसिक टारगेट्स इन थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ CKD यानी ड्रग डेवलपमेंट इन CKD। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो जैसे आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव देखे तो कैसे है कि हेतु, लिंग और उसके बाद में औषध। तो लिंग जो लक्षण है तो लक्षण का कुछ कारण तो है ही, हेतु है, और वो हेतु शरीर हेतु रहते हैं निज जो बोलते हैं, और दूसरा रहता है बाह्य हेतु। तो जैसे बाह्य हेतु हम जो कभी कभी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रेनल्स के बारे में हो सकते हैं, तो दीज आर बेबिचरी हम बोलेंगे। और कुछ डायरेक्ट किडनी को अफेक्ट करते हैं, लाइक कुछ ड्रग्स लिए, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह ड्रग्स लिए, तो ये क्या करते हैं, तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं या फिर कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मेडिसिन भी है। तो इसमें अगर रेनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो दिस ड्रग्स डायरेक्टली हैम्पर द किडनी जो नेफ्रॉन्स है,
तो उसको वो करते हैं। तो ये हेतु है, अलग अलग हेतु है। तो वो प्राधानिक भी हेतु है, उसमें कुछ व्यभिचार भी हेतु है। तो इनका सब विचार करके हम ड्रग डिजाइन में हेतु विपरीत चिकित्सा कहाँ पर कर सकते हैं, और हेतु का कहाँ काम होता है कि जो हम उसको जो कास्केड है वो अगर ब्रेक करते हैं तो एक चीज तो है यहाँ पर कि जो भी हम बाहरी हेतु बोलेंगे तो उसको सिग्नलिंग मैकेनिज्म यानी रिसेप्टर्स कुछ बॉडी में चाहिए, जिसको हम बोलेंगे निज हेतु। अगर निज हेतु नहीं होते, यानी हम अगर हेतु का अगर वर्गीकरण करेंगे तो उसमें कैसे हमें दिखता है, तो कुछ इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शंस है, कुछ जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स है, कुछ हेरिडिटरी है, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स है, और उसका कम्युनिटी इफेक्ट रिनल पे पड़ता है। तो हर एक बार हेतु पे काम करेंगे या फिर थोड़ा हेतु का जो लिंग में परिवर्तन हो रहा है वहां पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक चीज है कि अगर आप अगर सेल में न्यूक्लियस पे कुछ है विच इज सेंसिंग द एलर्जेंस और उसका अफेक्ट हो रहा है नेफ्राइटिस में, और दूसरा है कि जिसको हम जो हम हेतु है जो बॉडी में बदलाव करके जो सिग्नल रिसीव करने वाला है किडनी का जो सेल है नेफ्रॉन्स में है, तो वहां बीच वाला जो चीज है जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम्स है, तो वहां पर ये हेतु काम करते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि एपिजेनेटिक्स है। तो ये मैकेनिज्म पे काम करना एक टारगेट रह सकता है ट्रीटमेंट का। तो ये चीज है, तो इस हिसाब से हम हेतु को देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। तो अगर ग्रॉस से देखा जाए तो हेतु कहाँ पर काम करते हैं, तो एक तो डायरेक्ट किडनी पे ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन बेस्ड बदलाव लाते हैं, जहाँ पर हम स्थान संशय बोलेंगे, और दूसरा जो रहता है वो जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो भी नेफ्रॉन काम कर रहा है या फिर काम जब उसको काम अफेक्ट होता है और कुछ वो रिएक्शन देके नेफ्राइटिस होता है, तो उसको नॉर्मल पे आना है। तो नॉर्मल आने में उसको जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट जो बॉडी से मिलना चाहिए, तो वो सपोर्ट हम देखेंगे तो वो बोलते हैं कि जैसे सप्त धातु उसका सपोर्ट चाहिए। नेफ्रॉन्स में रीजनरेशन अगर होना है तो उसका शुक्र रीजनरेटिंग मैकेनिज्म अच्छी तरह से रहना चाहिए, और जब तक वो मेंटेन करना है तो उसमें उसका प्रीणन व्यापार, जैसे रस धातु का प्रीणन कार्य है, उसमें जीवन भी कार्य जीवन जो चाहिए उसमें, यानी रक्त काम चाहिए, तो इसलिए जीवन रक्त धातु का काम है। तो प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च धातुनाम। तो ये स्थूल रूप से जो धातुओं का कर्म है वो हमें नेफ्रॉन्स के हर एक सेल को डेवलप करने की तरह से उसको देखना है कि क्या क्या हैम्पर होता है और क्या क्या हमें उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो तभी जाके जो नेफ्रॉन है वो रीजनरेशन कर सकेगा, या फिर उसका एटलीस्ट डिजनरेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकेगा, राइट। तो अगर नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, तो उसमें रीजनरेशन कम हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैटर, तो वो उसका मैटर लॉस हो जाता है, जिसको हम पूर्ण व्यापार कहेंगे। तो वो मज्जा धातु का पूर्ण व्यापार है हर एक सेल में, तो वो पूर्ण व्यापार चला जाता है, तो उसके उसके अगर वो धीरे धीरे डिजनरेट होता है तो शुक्र नाश हो गया, उसके पहले का जो मज्जा नाश हो गया, तो मज्जा के उसके फिर क्या रुक जाता है, तो अस्थि, यानी जो भी रहेगा वो स्क्लेरोसिस हो जाएगा, वो हार्डनेस आ जाएगा, वहां पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, और उसके हिसाब से वहां पर पीड़नम जीवनम लेपः स्नेहो धारण यहाँ तक काम हो सकेगा, लेकिन रीजनरेशन नहीं आएगा। तो अलग अलग चीजें हैं जो नेफ्रॉन्स इंटरमीडिएट स्टेज पे है, उनको वहां पर रुकाना है, और उनको अगर डेवलप कर सके हम उनका वॉल्यूमेटिक यानी मैटर अगर रिप्लेस कर सकेंगे तो वो अच्छी तरह से 100% वर्किंग पे आएंगे। जो 100% लॉस हो गया है और जो अस्थि धातु तक आ गए हैं, तो जहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया है, मज्जाक्षरण और फिर शुक्रक्षरण भी है, तो वहां पर शायद डेवलपमेंट होता है कि नहीं, रीजनरेशन होता है कि, वो थोड़ा रिसर्च का बात है।
जैसे अभी बताया कि रिसेंटली देयर हैज बीन केसेस कि वहां पर भी वो रीजनरेशन होता है। और तीसरा महत्व की बात है कि अगर रेनल डिसीज यानी जीएफआर हमें अगर डिस्टर्ब हुआ दिखता है तो तभी जाके एंड स्टेज में जाने वाला ये देख के अगर हम वो उसका जो स्टेजेस है कि 5th स्टेज है, 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज और लास्ट स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज, तो जो डाउन काउंटिंग रहता है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 60, 60 to 90 एंड अबव, तो उस हिसाब से जो हम उसको रेंजेस कहेंगे, तो जीएफआर 90 से डाउन आ रहा है तभी जाके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, जिसकी वजह से हम उसका प्रीणन व्यापार से लेके गर्भोत्पादस्थ धातु नाम यहाँ पर उसका रीजनरेशन ठीक से कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं क्या। तो इस हिसाब से ये हेतुओं का उस वहां पर अफेक्शन रहता है और वो ट्रीटमेंट में भी विचार या फिर चिकित्सा स्थान रहता है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो ये डिसीजेस कैसे है, तो ये डिसीजेस है डिस्टर्ब धातु व्यापार, और डिस्टर्ब धातु व्यापार में भी क्या है कि ये जहां तक हम याप्य है जहां पर उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन देंगे तब तक ये ट्रीटेबल रहते हैं, नहीं तो फिर वो डिजनरेशन लेवल पे चले जाते हैं। तो जनरल संप्रति में हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे कि जो व्यभिचारी हेतु है, व्यभिचारी हेतु में है जो ये सब वातव्याधि देखते हैं, तो दिस इज ऑल डिजनरेशन, इसलिए वातव्याधि के जो हेतु है अलग अलग करके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हेतु विपरीत जो चिकित्सा है, तो वो हेतु विपरीत तो एग्जैक्टली हेतु विपरीत नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो बॉडी पे अफेक्ट है, तो बॉडी पे जो होने वाला अफेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी जो बताया कि बाहरी हेतु जो अंदर तक नेफ्रॉन्स तक जाने वाला है, उसमें बीच वाला जो कास्केड है, तो बीच वाला कास्केड हमें कैच करना है, देखना है, और जो अलग अलग हेतु कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग मेडिसिन भी कॉम्बिनेशंस पे रख सकते हैं या फिर उसका विचार कर सकते हैं। तो ऐसे है, ये हेतु देखे गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चले जाइए मैडम। तो कुछ बाहर है, बाह्य हेतु है, कुछ अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर उसका जो रेनल का फंक्शंस है, या फिर जो वहां पर ऑटोनॉमस एक्टिविटी रहता है, तो वहां पर अलग अलग हेतु कंट्रीब्यूट करते हैं। अति ठंड, अति उष्ण, हम अति शीत बोलते हैं, तो अति गर्मी में, या फिर डायफोरोसिस जैसे हम बोलते हैं कि अगर वो कंट्रोल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये विपरीत हेतु हो गए, हम बोलते विपरीत नहीं, व्यभिचारी हेतु हो गए। तो विप्रकृष्ट हेतु है ये सब। तो उसका जो होता है, तो वो क्या होता है, तो वायु वृद्ध वृद्धेन रक्तेन आवरितः बलि। तो ये जो रेनल डिसीज है, तो ये आवरण की तरफ चला जाता है, इसलिए आवरण का मेडिसिन हमें हमेशा देखना है इसमें। तो ये संप्राप्ति कैसी है, तो ये वातव्याधि की संप्राप्ति है। वातव्याधि में देखते हैं कि देहे श्रुतांसि रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संसिता। तो ये वात, तो यानी चिकित्सा क्या है, तो चिकित्सा विषय है वात। और दूसरा क्या है, तो रक्त, तो रक्त यानी रक्त जो प्रसादन है, तो ये ट्रीटमेंट का हमेशा हेतु रहना है। तो वायु क्षय करे ही, तो क्षय इसका है, तो इसलिए सब धातुओं पे पहले से ही काम करना है। सिर्फ किडनी के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, गोक्षुर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, पुनर्नवा, ऐसे नहीं सोचना है। तो उसका जो चिकित्सा है, वो चिकित्सा का है धातु क्षय करे ही। तो सब धातुओं का प्रीणन अच्छे तरह से रखिएगा। तो प्रीणन जीवनम लेपा स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादश, हर एक धातु का अगर अच्छी तरह से अगर मेंटेन करेंगे, तो वो रिजनरेशन कैपेसिटी रखता है। यानी जो शरीयत है तो शरीरम, तो शरीयत है तो इसका नैसर्गिक गुणधर्म है, लेकिन हम उसको रिप्लेसमेंट अगर ठीक से और टाइम पे करते हैं, तो वो युक्तिकृत वैदिक क्षमत्व हर एक धातु में आता है, जिसकी वजह से वहां पर डिजनरेशन एज अ सेल, एज अ ऑर्गन भी हम मेंटेन कर सकते हैं ठीक से। तो ये चिकित्सा का एक पॉइंट है। तो धातु क्षय करे ही वायु कुप्यंती
अति निषेवितैः चरन् स्रोतासो रिक्तेषु। तो यहाँ पर शब्द रिक्त रिक्त आ रहा है ना, तो क्षय नहीं होना चाहिए, इसलिए देखना है। शेतु भृशन, फट से और जल्दी से, भृशन तानी एव पूरयन, तेभ्यो अन्न देश दोष पूर्णेभ्यो। तो उसमें अन्न दोष भी यानी कफ और पित्त भी चला आएंगे। तो ये वात के बेसिक संप्राप्ति है, जहां पर पित्त पंगु कफ पंगु है, फिर भी वो उदीरण से लेके उनका आशय अपकर्ष करना, ये सब चीजें वात करता है। और फिर ये अलग अलग दोष भी वहां पर अपना अपना सिम्टम्स दिखाएंगे। तो ट्रीटमेंट वात के साथ और क्षय रही हेतु के साथ में भी जो बाकी पित्त और कफ का उदीरण भी हो रहा है, वहां पर भी अपने को ट्रीटमेंट करनी है। तो इससे वो आवरण होता है, प्राप्य व आवरणम बलि। तो ये चिकित्सा का एक संप्राप्ति का एक भाग है। और वापस वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि, ये वात रक्त की चिकित्सा। तो ये ही वात और वात रक्त की चिकित्सा अगर हम देखें, तो फिर हमें ड्रग डिजाइनिंग में एक अच्छी तरह से दिशा दिखती है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो जैसे अभी बताया कि प्री रिनल कॉजेस है, रिनल कॉजेस है और पोस्ट रिनल कॉजेस है। तो प्री रिनल कॉजेस में जैसे हाइपोवोलेमिया है, ब्लड लॉस है, सेप्सिस है, तो कार्डियोनिक शॉक्स है, एनेस्थेशिया में जैसे हाइपोवोलेमिया भी रहता है। और दूसरा हाइपोक्सिया, कुछ भी क्रॉनिक हाइपोक्सिया अगर है डिसीज मेकिंग, तो इसमें ये प्री रिनल जैसे कॉजेस यानी केदार कुल्ला न्याय पे अफेक्ट करते हैं। तो जो भी अभी अभी तक हम देख रहे हैं कि जो सेल डैमेज हो रही है, तो सेल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो सब चैनल्स अपने को देखने हैं टू असेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीकेडी। और उसका जो अफेक्ट करने वाला जो अलग भाग है, जो उसको निगेटिवली अफेक्ट करने वाला है, उसकी तरफ भी देखना है। तो ये क्या करते हैं, तो जैसे अवस्थापक है, अवस्थापक डाइजेशन है, जो हम बोलते हैं कि जो सेल है, तो सेल कैसे है, प्रोटीन्स और लिपिड से बनी जाती है। और कार्बोहाइड्रेट उसका मेंटेनेंस के लिए एटीपी जनरेट करता है। तो ये सब उसका प्रीणन व्यापार है। तो ये प्रीणन व्यापार में यानी रस में ये सब बातें चले जाएंगी। उसका स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वो डाइजेशन में चली जाती है। उसके बाद में उसको अवस्थापक में निकलना पड़ता है, फिर उसका सारकीट विभाजन होता है, तो और आगे जाके वो प्रीणन जो व्यापार जो चले जाते हैं आगे। तो उसमें से पहला है केदार कुल्ला न्याय। तो केदार कुल्ला न्याय से वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब अफेक्ट हो जाती है, तो फिर जो चीज अलग अलग अवयव में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती जिसके कारण आगे जाके उसका जो कन्वर्जन होने वाला है, जो सेलुलर फंक्शन है, वो अफेक्ट हो जाता है। और जहां पर ये अपना किडनीज और नेफ्रॉन्स भी है। तो हमें क्या देखना है कि जैसे आ रहा है जो भी चीज वो स्टमक से डाइजेशन में, जीआई ट्रैक्ट में आ रही है, और वहां से उसका कन्वर्जेंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन में होना चाहिए। तो हमें अलग अगर अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखें, अल्ब्यूमिन एक मोर इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेनेंस है। तो जब अल्ब्यूमिन ठीक रहेगा, तब जाके अल्ब्यूमिन वाटर को पकड़ेगा। मुझे लग रहा है कि बेसिक कुछ कुछ फिजियोलॉजी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि सबको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग में है। इसमें इसलिए फिजियोलॉजी में हम नीचे नहीं जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे, तो जाके जो न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल जो कंटेंट्स है, वो नेफ्रॉन्स तक जाने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले। इसलिए केदार कुल्ला न्याय का यहाँ पर महत्व है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। उसके बाद में रेनल जो
चीजें हैं जो डायरेक्ट हैम्पर करती है, तो वो देखें कि कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में कभी-कभी नेफ्रॉन्स में डायरेक्ट अफेक्ट होने सिग्नल्स, जैसे हम बोलते हैं कि वहां पर ही खराबी रहती है, जिसकी वजह से जो भी बाहर का ये रहेगा हेतु रहेगा, तो उसको वहां पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। तो सहज पे अगर काम करना है तो सहज को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो कहाँ पर काम कर सकते हैं? तो वो अभी जैसे बोल रहा है कि इपीजेनेटिक्स पे हम काम कर सकते हैं कि जो हेतु को रूपांतरित करने वाला है और सेल पे जो उसका डिसीज होने वाला है, तो वहां पर हम काम कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स है तो ड्रग्स चीलेटिंग या नलीफाई कर सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं, वहां पर हमें काम करना है। तो देखेंगे कि रेनल में कुछ ड्रग्स डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए पेशेंट गए और डाई वगैरह डाला है, एंजियोग्राफी है, और उसका अफेक्ट बॉडी पे हो रहा है, तो उस वक्त या उसके बाद में वो नलीफाई करने के लिए हम काम कर सकते हैं क्या? और एक्लाम्पसिया जैसे है कि जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल जो हम बोलते हैं उसका अफेक्ट डायरेक्ट वास्कुलर सिस्टम पे हो जाती है, और जैसे रेनिन सिस्टम पे हो जाती है, इसलिए किडनी पे भी उसका अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट लीजिए मैडम स्लाइड। और ये पोस्ट रिनल है। पोस्ट रिनल में कैलकुला है, तो मेडिसिन में जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में जो कारण है उसका भी ट्रीटमेंट में अंतर्भाव देखना है। तो कैलकुला है, कुछ पेल्विक मैलिग्नेंसीज है, कुछ जैसे सर्जरी में है उसका इन्फेक्शंस पेंडिंग है, या फिर जैसे स्टेंट वगैरह डालता है, स्टेंट अगर इन्फेक्ट या फिर किंक हो जाते हैं, और कुछ रेट्रोपेरिटोनियल भी इन्फेक्शंस रहते हैं कि जो रेनल पे चले अफेक्ट कर जाते हैं, जो ब्लैडर पे भी होता है। तो ब्लैडर इन्फेक्शंस भी रेट्रोस्पेक्टिवली किडनी को डैमेज करते हैं। तो इन सब चीजों का हमें रेनल डिसीज में ध्यान रख के ट्रीटमेंट में प्लानिंग करना है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो मॉडिफाइबल जो है, तो ये फैक्टर्स क्या है कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं? तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, एक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, दूसरा है प्रोटीन यूरिया, और तीसरा ये जो अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस और अलग अलग चीजों से हैम्पर करते हैं वहां से जो चलन वलन व्यापार है बॉडी का, नेफ्रॉन्स का, किडनी का बेसिकली। तो ये तीन चीजें हम ट्रीटमेंट में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, तो इट इज लाइक सी, हाइपरटेंशन क्यों होता है? तो जैसे कहाँ पर भी इश्चेमिया है, तो इश्चेमिया है इसलिए न्यूट्रिशनल लॉस है, इसलिए वहां से सिग्नलिंग आता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन से और फिर किडनी से रेनिन एक्टिवेटिंग सिस्टम से जो वेसल है, ब्लड वेसल है, वो कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसका अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हम कुछ बगीचे में अगर पानी डालते हैं नली में से, और नली में प्रेशर कम है, तो हम नली का जो उसका मुंह है वो थोड़ा दबाते हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपना पानी का जो फोर्स है वो दूर तक चला जाता है। तो दिस इज वन मैकेनिज्म। तो यहाँ ये क्यों है? तो पिपासा है, और पिपासा यानी तृष्णा है, और तृष्णा ठीक से फुलफिल नहीं हो रही है, और जिसका अगर ट्रीटमेंट में अगर अंतर्भाव हो, तो फिर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। दूसरा प्रोटीन यूरिया है, वो नेफ्रो स्पेसिफिक रहता है, और प्रोटीन यूरिया क्यों है? तो प्रोटीन यूरिया यूरिन का पीएच पे डिपेंड रहता है। जैसे हाइपरग्लाइसेमिया अगर है, तो हाइपरग्लाइसेमिया में हाइपो और ऑस्मोलर जो ब्लड रहता है, जिसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलर थोड़ा थिकनेस हो जाता है, और जिसकी वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस चला जाता है। उसके साथ में
यूरिन में प्रोटीन जब निकलते हैं तो उस यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली तो नहीं जाते, तो ये जो कंट्रोल करना है, यूरिन में जाना है नहीं, प्रोटीन को कंट्रोल करना है, ये सब सिग्नलिंग मैकेनिज्म रहता है पीएच के ऊपर। तो यूरिन का पीएच हमें देखना है, अगर वो हाई एसिडिक रहता है तो भी क्या होता है कि उसमें कुछ एसिड्स और सैचुरेट होने की कैपेसिटी नहीं रहती, जो फिर ब्लड में रह जाते हैं। और फिर इसके बदलाव में इसका जो डिफरेंशियल जो क्वोशंट रहता है, जिसकी वजह से सिग्नलिंग बिगड़ जाता है सेल का, और फिर प्रोटीनूरिया में वो दिखता है। और कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स में हाइपर एसिडोसिस वगैरह भी कुछ चीजें हैं कि जिसकी वजह से ज्यादा एसिड्स बॉडी में बढ़ते हैं। एसिड्स आर बाय प्रोडक्ट्स, ये बाय प्रोडक्ट्स बोले या फिर एंड प्रोडक्ट्स, मल बोलेंगे। तो जब तक वो मल धारण यानी कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्रोसेस में सेल को डैमेज नहीं होना चाहिए, वहां पर उनका आवश्यकता जितनी है वो ठीक है, लेकिन उससे अगर वो ज्यादा सैचुरेट हो जाते हैं तो ये एसिड्स जो है वो बॉडी में रहेंगे और बॉडी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ निकल जाएंगे। ये एसिड्स में क्या रहते हैं, तो एसिड्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस वगैरह सब रहती है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस जो है वो मलायन जैसे काम करते हैं, और फिर ये जो है चीजें वो क्या करती है, तो वो ऐसे अलग फ्री नहीं रहती है। तो फ्री क्या क्या करेंगे वो, तो वो क्या करेंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो जाना है उसको पकड़ लेंगी। यानी जो जैसे अपने को मालूम है कि जो लेके जाना है वो खाद्य, और लेके जाने वाला वो बाइंडर, तो बाइंडर को वो बाइंड कर देती है, या फिर जो खाने लेके जाने वाला है उसको ही बाइंड कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये दो तरह से मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस लाने के लिए ये फैक्टर्स अफेक्ट करती है। तो अपने को वो फैक्टर्स अगर हम पकड़ के रखेंगे या फिर नलीफाई करेंगे, हाँ, तो फिर अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर डायरेक्शन पे चला जाएगा। दूसरा भाग है जो अपना रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स निगेटिवली बाइंड नहीं होंगे और वो फ्री रहेंगे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, जो अपना प्रीणन व्यापार है, जैसे हम बोले कि केदार कुल्या न्याय है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिग्नलिंग रहता है कि रस से रक्त, रक्त से मांस जाने वाला जो चीज है, तो वो सिग्नलिंग ठीक रहना चाहिए। ये जैसे खाना पेट में गया और वो कहीं पे भी गुम नहीं जाता, तो वो डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन में जब आता है, डाइजेशन होके जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में वो बॉडी में ऐसे ही फ्रीली घूमते नहीं रहता, तो वो उसका स्पेसिफिक टारगेट्स पे चला जाता है, यानी वो स्पेसिफिक एक्शंस देता है। इसलिए देयर आर रिसेप्टर्स, जैसे गतत्व हम बोलेंगे। तो ये गतत्व व्यापार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी जो खले कपोत न्याय है, जो केदार कुल्या न्याय है, और जो इंट्रा सेलुलर जो नया प्रोडक्शन निकलने वाला है, जिसके ऊपर अलग सेल भी डिपेंड है। जैसे रस से निकलने वाला चीज जो हम उसको प्रसादज बोलेंगे, वो रक्त को डेवलप करने में सपोर्ट करती है। रक्त का जो प्रसादज भाग है वो मांस के लिए करेंगे, मांस के लिए मेद का अस्थि के लिए, इस हिसाब से जो चलता है उसको पैराक्राइन फंक्शन बोलेंगे। हर एक सेल से जो प्रोडक्शन निकलता है वो दूसरे को सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर कुछ कन्वर्जन होकर आगे का सिर्फ प्रोडक्ट चले जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल का आगे जाके विटामिन डी हुआ, कोलेस्ट्रॉल का लिया उसका कुछ सेक्स हार्मोन्स हुआ, राइट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये एंड प्रोडक्ट्स है। अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग प्रोटीन है, तो ये एवरीथिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उसको केदार को लेना है। फिर भी जब वो एक एक सेल से जाता है और नया नया कन्वर्जेंस उसमें होता है, तो वो एक हर एक सेल क्या करती है, तो हर एक सेल अपना अपना क्षीरदी न्याय से अपना अपना प्रसादज भाग निकालती है रॉ मटेरियल से, प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल से। तो वो प्राप्त होने वाला रॉ मटेरियल ऑलरेडी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट होने जहां पर वो जाने वाला है, तो वहां पर सिग्नलिंग ठीक से होना चाहिए। और जो डिस्टर्ब करने वाले जो मल है, तो वो मल को हम अगर कंट्रोल में रखेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, तो फिर अपना जो फंक्शनलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सीकेडी बोलेंगे तो किडनी देखेंगे, लेकिन किडनी बोलेंगे तो वृक्क करेंगे क्या। तो आयुर्वेद अगर पर्सपेक्टिव हम अच्छी तरह से रखेंगे, तो किडनी और वृक्क का अलग अलग रखेंगे। पहली चीज, वृक्क अगर देखते हैं तो वृक्क कहाँ पर जाता है, तो मेदुवाहनाम स्रोतासाम,
देखते हैं, राइट। मेदोहानम स्रोतसम रुक्क मूलम बपावहनम च। तो यहाँ पर हम रुक्क करके देखते हैं, लेकिन जो डिसीज रहता है, जो प्रेजेंट होता है, जो रेनल डिसीज रहता है, तो वो एंड स्टेज रेनल डिसीज पे जाएगा, जो फैटेलिटी आएंगी। तो ये सब सिर्फ रुक्क या फिर मेदोहा स्रोतस पे एक्सप्लेन नहीं होता। एंड स्टेज रेनल डिसीज में क्या होने वाला है, तो मूत्रकृच्छ और बाद में मूत्राघात होने वाला है। और मूत्राघात होने वाले की वजह से क्या होता है, मूत्र से क्लेद वाहनम, जो क्लेद वहन है वो क्लेद बाहर नहीं निकलने वाला है, जो बॉडी के अंदर रहने वाला है। और अंदर कहाँ रहेगा, तो जहां जहां उसका प्रोडक्शन होता है। तो क्लेद कहाँ पर है, तो क्लेद दो धातु में, दो चीजों में भी डिवाइड होता है, और कफ और पित्त। तो जब वो डिसीज मेकिंग रहता है, तो वो उसका स्ट्रेटजी रहता है पित्त जैसा। तो ये सब स्थानों पे, पित्त के स्थान, नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसः, दृक्, स्पर्शनम च पित्तस्य, इन स्थानों में वे ये जो व्यापार पित्त का चल रहा है, वहां पर वो डिस्टर्ब करेगा। उरक, कंठ, शिरो, क्लम, पर्वण, आमाशय, रसः, मेदो, घ्राणम च जिह्वाश्च, कपस्य सुतरम रः। तो ये कफ के जो डोमिनेंटली दिखाने वाले ऑर्गन्स हैं, डोमिनेंस दिखाने वाले ऑर्गन्स है, वहां पर वो बैक सिस्टम से अफेक्ट करेगा, उसका जो प्राकृत कार्य है वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका मलायन जो है, मल क्यों उत्पत्ति होती है, तो ये हिसाब से इन सब चीजों अवयवों से जो व्यापार होता है, वहां से जो मल उत्पत्ति होती है, वो मल सैचुरेट होके, ट्रांसपोर्ट होके, फिर बृहद मल जैसे पुरुष स्वेद और मूत्र में परिवर्तित होते हैं। तो ये सब अगर बाहर मलायन का जो तैयार होने वाला भाग है, जैसे हम स्रोतस बोलेंगे, वो अवरोधित रहता है, तो फिर उसका आवरण चला जाता है। तो आवरण कहाँ तक आएगा, तो आवरण आएगा उस हिसाब से अपने को देखना है। तो सिर्फ वो वृक्क या फिर मेदुवा स्रोत से एक्सप्लेन नहीं होता। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखना है कि क्या करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल उसका देखना है, फिजियोलॉजिकल एक्शंस कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट होता है, और जो फिजियोलॉजिकल एक्शन डिस्टर्ब होता है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग जाएगा डिसीज मेकिंग यानी संप्राप्ति में, और फिर यही चीजें रहेंगी ड्रग डिजाइनिंग में। नेक्स्ट लीजिए मैडम। एक मिनट। तो वृक्क को हम देखेंगे कि वृक्क क्या है, तो पक्वाशय कहेंगे कि आमाशय, पश्चिमाशय और पक्वाशय। तो मूत्र जो अपधातु है, तो अपधातु जैसे हम पानी पिए, खाना भी खाए, कहाँ कहाँ से पानी चल रहा है, पानी जाके पानी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वाटर सोल्यूबल, वो सब जाएंगे, सेल तक जाएंगे, और वहां से जो मल है, जो वाटर सोल्यूबल है, वो एक्सक्रीशन के लिए आएंगे। तो ये चीजें जो है वो सब होम्योस्टेसिस है। तो फिर ये सब होना चाहिए आम, फिर पच्चमान और पक्व, और पक्व होने के बाद में वो मूत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए पानी जो हम पीते हैं वो सादा रहता है टेस्ट में, लेकिन जो मूत्र रहता है उसको विसर्गंध रहता है, उसको जो सॉल्टी टेस्ट रहती है। तो ये सब चीजें क्यों होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मेंटेन करने के लिए। तो ये सब हर एक जो हम खाते हैं चीज, तो उसका पक्वाशय हर एक का अलग अलग है। तो वो सब हर एक का अलग पक्वाशय होके उसका जो एंड प्रोडक्ट है, और जो मल है, तो वो मल मूत्र में परिवर्तित होना है। तो इसलिए ये सब जो जहां जहां पर ये चीजें होती है, ये सब आएंगी कहाँ पर, तो मूत्र व स्रोतस में आएंगी, इसलिए वो पक्व आशय में आएंगी। तो इसलिए पक्वाशय, तो बेसिकली देखे जाए तो कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो पक्व आशय में होता है। तो इट इज नॉट इंटेस्टाइन, तो इट इज जो पक्वाशय, तो क्या क्या करता है, तो मैचुरेशन ऑफ डाइजेशन, तो मैचुरेशन प्रोसेस जहां जहां पर होंगे ये सब पक्वाशय रहेंगे।
जहाँ पर जो फूड का या फिर कंटेंट जो है वो अलग अलग डिग्रेड होंगे, ये सब पक्वाशय में रहेंगे. ऑल दिस केमिकल प्रोसेस दिस गेट कंट्रोल्ड and make in under one roof of पक्व आशय. तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन होके फिर ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सक्रीशन होता है. तो ये सब चीजें आएंगी पक्व आशय में. नेक्स्ट लीजिए मैडम. हाँ. तो क्लासिफिकेशन इन आयुर्वेद, तो जैसे हम देखेंगे कि हेतु में क्या क्या हमने देखा कि प्रीनल कॉजेस में है, जैसे अम्ल पित्त है जिससे अवस्थापक डिस्टर्ब होने वाला है. अम्ल पित्त है, अतिसार है जहाँ पर सार कीट विभाजन भी डिस्टर्ब होने वाला है. ग्रहणी है, छर्दी है, फिर मूत्रदाह, मूत्राघात, मूत्रकृष्ण और मूत्राघात तक चले जाने वाले हैं. तो ये पित्त अवृत्त अपान की जो संप्राप्ति है, पित्त अवृत्त अपान. तो यहाँ पर अवृत्तवात का देखना है, और वात भी कौन सा, तो यहाँ पर अपन वायु पहले पहले अपन वायु, और उसके साथ में क्या है, तो पित्त अवृत्त जो अपान है. इसलिए अपने को आवरण का यानी पित्त का भी चिकित्सा में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. और साथ में अपान, और अपान के साथ पक्वाशय, और सिर्फ अपान नहीं तो बाद में अपान के साथ में आवरण आवरण जो आने वाले हैं उस हिसाब से देखना पड़ता है. नेक्स्ट लीजिए मैडम. तो जनरल पैथोफिजियोलॉजी रेडियोलॉजी कैसे कैसे है, तो ये आम से है, और इट इज कन्वर्जन ऑफ वन एक्शन इनटू अदर. तो जैसे कफ है, कफ से पित्त और पित्त से डिजनरेट होके सब कैसे एंड स्टेज में चले जाते हैं ना, जैसे वात व्याधि चला जाता है. तो प्रेजेंटेबिलिटी में भी कफ की रहती है, लेकिन वो कफ से पित्त की तरफ झुकती है. तो इसलिए वो साम पित्त है जो इंटरमीडिएट स्टेज है, और ये साम पित्त जो क्लेद करके काम करता है, इसलिए वो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर अपने को करेगा, पित्त और कफ, इसलिए वो मिस गाइडिंग रहता है. तो अपने को देखना है ना कफ और ना पित्त, सिर्फ उसको देखना है क्लेद जो चला जा रहा है जो पित्त और वात की तरफ, यानी जो शरीर का जो नैसर्गिक श्लेष्मा है, श्लेष्मा जो उसका प्रीणन है, तो वो प्राकृत कफ है, और वो निकम हो रहा है, और वो इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा है. तो वो इरिवर्सिबल कौन ला रहा है उसमें, तो पित्त, और पित्त के बाद में कन्वर्जन हो रहा है प्योरली वात की तरफ, और जो वहां पर रुक्षण या फिर धातुक्षय ऐसा होने वाला है. तो ये संप्राप्ति है. नेक्स्ट लीजिए मैडम. तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लेद का कैसे व्यापार है. तो क्लेद की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है क्या, एक पहली बात. दूसरी, उसकी स्थिति ज्यादा देर रह रही है. और तीसरा, उसका लय कम हो रहा है, जैसे राइट, क्योंकि ये जो अफेक्ट हो रहा है वो मूत्रस्थ क्लेद वाहनम नहीं हो रहा है, और फिर वो चीजें एक साथ देख रही है, एक साथ देख रहे हैं, दिख रही है कि उसका लय कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका स्थिति में ज्यादा हो रही है, और उसकी उत्पत्ति भी ज्यादा हो रही है. तो ये तीनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है. इसलिए ये जो संप्राप्ति है वो पांडु से लेके मूत्रकृष्ण और मूत्राघात तक चलती दिखती है. नेक्स्ट लीजिए मैडम. तो जो एंड स्टेज रीनल डिसीज है तो कहाँ पर होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन टू वात होता है. जैसे उसका जो पक्वाशय है वही आघात हुआ वहां हुआ, और जिसकी वजह से आवरण हुआ है, और आवरण के बाद में अपान अपान से समान व्यापार उसका, यानी उसका जो हाजमा एटसेट्रा है, ये सब कम डिफेक्ट होता है. उसका उदान, उसका जो बल है वो बल भी, और उसका वर्ण, ये सब कम होते रहता है. उसका व्यान व्यापार, उसका हाइपरटेंशन वगैरह भी होता है, जो केदार कुलैन सपोर्ट करता है. रस का रस धातु जो है वो भी अफेक्ट करता है, और फिर प्राण पे आवरण आ जाता है, और जिसके बाद में मृत्यु हो जाती है पेशेंट की. तो ये इस तरह से ये डिसीज अपने को दिखता है. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ,
अपान आवरण से और कहाँ खत्म हुआ, प्राण आवरण से। तो इसलिए आवरण व्याधि को सामने देख के ट्रीटमेंट ड्रग डिजाइनिंग रखना है। तो लक्षण उत्पत्ति भी इस हिसाब से ही होती है, इसलिए प्रेजेंट हो जाते हैं एंड स्टेज रेनल डिसीज में। नेक्स्ट लीजिए मैडम। और इसलिए प्रोग्नोसिस, जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो पेशेंट कौन से स्टेज में और उसका प्रोग्नोसिस आगे जाके कैसे होने वाला है, उस हिसाब से अपने को कुछ कुछ मेडिसिन उसमें पहले से ही एंटिसिपेट करना है, न कि होने के बाद में देनी है, राइट। तो आगे आगे जो जो आवरण आने वाले हैं, तो वो आवरण को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही मेडिसिन में उसमें डिजाइनिंग में चाहिए। तो ये फैक्टर हुए, जो पकवाश है, अपान और उसका जो संबंध है वो, और मूत्र जो है, मूत्र से संबंध है व्याधि का, जो अपान दृष्टि है, और फिर अवस्थापक दृष्टि उसमें कवर हो जाती है, और उसी से हो जाता है अलग अलग तरह से कि कफ और पित्त का जो पहली अवस्थापक द्वितीय अवस्थापक में जो स्वरूप तैयार होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और प्रधानत्व होता है इन दोनों का। साथ में जो चय है, तो अपने हम अभी देखे कि चय जैसे बैक सिस्टम से चय डेवलप होता है, और वायु की डिस्टर्बेंस की वजह से उदीरण भी, पित्त और कफ का उदीरण भी स्थान में हो जाता है, इसलिए अलग अलग सिम्टम्स अपने को दिखते हैं, और फिर ये मूत्रगत चेंजेस बाद में आते हैं। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो जो ट्रीटमेंट के पार्ट है, वो संप्राप्ति के जो बेसिक है, ये दोनों देखेंगे। तो अवस्थापक दृष्टि, त्रिविध न्याय दृष्टि, और तीसरा है मलसंग, यहाँ पर हमें देखना है ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो इसी हिसाब से अपने को थोड़ा ऑर्गन स्पेसिफिक भी ड्रग जो है, जो गतत्व है, तो वो देख के काम करना है। सिर्फ रस वीर्य विपाक और प्रभाव करके वायु का चल गुण बढ़ गया है, वृक्ष गुण बढ़ गया है, या फिर कफ का क्लेदन हो रहा है इसलिए गुरु गुण बढ़ गया है, द्रव गुण बढ़ गया है, इस हिसाब से ड्रग जो डिजाइन करेंगे वो भले गुण की तरफ स्पेसिफिक रहेंगे, लेकिन ऑर्गन की तरफ नॉन स्पेसिफिक रहेंगे। तो थोड़ा सा ऑर्गन स्पेसिफिक भी हमें ड्रग्स डिजाइन करना है, और दूसरा है सप्त धातु व्यापार पे अलग अलग तरह से कंट्रोल करने वाले ड्रग्स। तो गतत्व को काम विचार भी साथ में रखना है, और इस हिसाब से अपने को ड्रग डिजाइनिंग करना है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। ये स्लाइड हमने पहले देखी थी, वो हेतु के हिसाब से देखी थी, अभी हम डिजाइनिंग के से देख रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए मैडम। हाँ, तो उसमें हम क्या कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कषाय बोलेंगे, कषाय देखेंगे तो ब्रूहणीय कषाय, जो ब्रूहणीय कषाय है तो उसमें जैसे विदारी है, काकोली है, बला है, अश्वगंधा है, ये द्रव्य है। लेखनीय द्रव्य है, जैसे हम क्लेद की तरफ देख रहे हैं, तो उसमें दारू हरिद्रा है, करंज है, मुस्ता है, वेखंड है, कुटकी है, अतिविश चित्रक जैसे द्रव्य है। भेदनीय है, तो भेदनीय जैसे भेदन करते हैं द्रव्य, तो इनका इस्तेमाल है। तो उसमें कुटकी जैसे द्रव्य है, निशत्तर है, दंती है, स्वर्णक्षीरी है, करंज है, अर्कपत्र है, चित्रक है, ये है। संधानीय है, तो जैसे हम संधान भी इसमें होता है, क्योंकि जैसे हम देखें कि अस्थि व्यापार तक चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर अस्थि तो घन घन पदार्थ है बॉडी में, तो लास्ट में क्या डिस्टर्ब होने वाला है, तो घन पदार्थ, सबसे घन वाला जो है, तो वहां से वहां क्लेदन आने वाला है, जिसको हम बोलेंगे थोड़ा सा उसको पोरेसिस में चला जाता है। नॉट नेसेसरली वहां पर इन्फेक्शन होगा, लेकिन ये सब चीजें जैसे अस्थि को क्षय करेंगे। अगर देखें तो ये सब क्या होता है, तो प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स, और प्रोटीन्स आर बफर्स। जब मल संघ हो जाता है तो बॉडी में एसिड्स बनते जाते हैं। एसिड्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जो बाइकार्बोनेट्स हैं, तो वो कौन क्या क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ में प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स के साथ में फॉस्फेट्स हैं, कि जो बफर सिस्टम काम करते हैं, जो पीएच मेंटेन करते हैं बॉडी का,
होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के लिए, जो हम अग्नि बोलेंगे, वो विशिष्ट अग्नि में ही काम होता है, विशिष्ट पीएच पे ही काम होता है। उससे कम या ज्यादा हो जाए तो सेल का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म बंद हो जाता है, जहां से वहां पर आमो उत्पत्ति चालू हो जाती है, दोनों तरफ से कम या ज्यादा में। तो उसको वो थ्रेशोल्ड में रखना है, दिस इज अग्नि। तो ये चीजों में कौन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन का सोर्स डंपिंग ग्राउंड कहाँ पर है, तो वो बोन्स है। बोन्स है, वो स्टॉक कहाँ पे है? डंपिंग बोले तो जैसे हम ज्यादा पैसा आ गया तो कहाँ पर डंप करेंगे? डंप करेंगे तो उससे बोलेंगे, थोड़ा सा अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसको कहाँ पर रिजर्व करेंगे? तो उसको बैंक में रिजर्व करेंगे। तो जैसे प्रोटीन का बैंक कौन है, तो प्रोटीन का बैंक है बोन्स। और जब वो प्रोटीन्स उसका जैसे हम मल में ही आ गए, जैसे सिग्नलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो मल को पहले कंट्रोल करेंगे। तो इतना मल आ रहा है तो मल को कंट्रोल करने के लिए अपना प्रोटीन उसमें चला जा रहा है। तो फिर प्रोटीन का जो शॉर्टेज होता है, जो डाइट से नहीं आता है, क्योंकि हमने देखा अवस्था भाग तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो अवस्था भाग डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए वहां पर तो मैक आ नहीं रहा है। तो फिर बॉडी का खुद का जो जो स्टॉक है वो बॉडी इस्तेमाल करेंगी, जिसको हम बोलेंगे ओस्टियोपोरेसिस। तो इसलिए बॉडी ओस्टियोपोरेसिस में चली जाती है। तो इसलिए एक ही टाइम अपने को देखना है, जब अवस्थापाक डिस्टर्ब होने वाला है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो साथ में कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो संधानीय भी काम उसका डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए संधानीय गण जो डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्शन देते हैं, उनको डायरेक्ट तद्गतत्व है। तो ये चीजों का भी हमने को ध्यान रखना है। तो ये संधानीय गण, बल्य गण है, जैसे शतावरी, बला, अश्वगंधा, काकोली। जैसे वर्ण गण है, जैसे अभी हमने पित्त का भी देखा, और वर्ण भी डिस्टर्ब हो जाता है, भ्राजक पित्त का भी इसमें बदलाव आता है। स्किन जैसे दिखती है कि थोड़ा डार्क रेडिश डार्क ऐसे ग्राउंड आरक्त जैसे रहती है। क्रॉनिक डायलिसिस पेशेंट्स में भी ये हमें देखते हैं कि जो स्किन है वो डायलिसिस के पेशेंट्स की जैसी भेकवर्ण जैसे भी हो जाती है, जो पांडु में भी दिखते हैं। तो इसलिए वर्ण्य वहां पर भी काम करना है, तो वो पित्त का कंट्रीब्यूशन भी अपने को देखना है। इसलिए वर्णगण में जैसे चंदन, प्रियंगु, यष्टि, काकोली, अरुचि, जैसे इसमें अरुचि नौशिया, अगर हम देखते हैं कि थोड़ा यूरेमिया हो जाता है तो फिर क्या होता है, पहले टेस्ट में बदलाव आ जाता है और फिर बाद में नौशिया पहले एक सिम्टम हो जाता है। तो यह अवस्थापाक है। क्लेद का आवरण की तरफ आवृतत्ववाद क्या करता है, उदीर्ण करने लगता है कफ और पित्त का, तो वो कहाँ पर चला जाता है, जो है डिस्टर्ब हो जाता है, प्राकृत डिस्टर्ब हो जाता है। और जो मत्र से क्लेद वाहनम है वो वहां तक नहीं जाता, यानी मूत्र यूरिन आ रहा है लेकिन यूरिन में वो जो चीजें निकल जानी चाहिए, यानी वो डिजोल्व होनी चाहिए, वो डिजोल्व नहीं हो रही है, यूरिन की पीएच कंट्रोल ठीक न होने की वजह से, यानी बेफर सिस्टम नॉर्मल न होने की वजह से। इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स को यूरिन आती है लेकिन वो हाइपोऑस्मोलर रहती है, जैसे उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होते रहता है, यानी जो निकल जाने वाली चीजें वो बॉडी में रह जाती हैं, यूरिक एसिड जैसे चीजें हैं वो बॉडी में रहने लगती है। तो ये क्या है, क्लेद व्यापार देते हैं। तो इस वहां पर क्या होता है, अपने को अरुचि, इसलिए उस हिसाब से मेडिसिन भी रखना है। तो शुंठी जैसे है, चविका है, मुस्ता है, पाठा है, पिंपली है, विड़ंग है, ये सब चीजों में शुक्र जनन भी है। तो शुक्र सिर्फ सीमेन नहीं करेंगे, तो रीजनरेटिव सिस्टम भी है, तो उसमें मेदा, महामेदा, काकोली का भी इस्तेमाल है। स्नेहोपक, जैसे स्किन है वो पेशेंट्स की कैसे होती है, ड्राई हो जाती है, रुक्षता आ जाती है उसमें, तो इसलिए वहां पर भी अपने को स्वेदोपक, स्नेहोपक भी गणों का वहां पर इस्तेमाल देखना है, क्योंकि स्नेह अपना क्लेद में अटक गया है। तो जो स्नेह में है, स्नेह अटक गया है, तो बॉडी को सस्टेन करने के लिए खलेकपोत जैसे ड्रग्स भी चाहिए ना, तो खलेकपोत में इस्तेमाल करने वाले ड्रग्स अपने को देखना है, क्योंकि क्षीरदिन है तो अपना धीरे धीरे इंप्रूव होने वाला है, लेकिन तब तक तो अपना चाहिए ना, तो इसलिए अवस्थापाक बाहर से कंट्रोल करना है ठीक से। और जैसे पत्ते में कंट्रोल करेंगे, खाने पीने में चीजें में करेंगे, साथ में जो ड्रग्स देंगे, मेडिसिन देंगे, वो अवस्थापाक कंट्रोल करेंगे, और वो उसके साथ में जो गतत्व वाले द्रव्य है वो गतत्व वाले ड्रग भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस हिसाब से अपने को स्नेहोपग, उसके बाद में तृष्णाहर जो एक चीज रहती है, जैसे पिपासा मैंने बताया देखा, तो पिपासा स्थूल करके, यानी अपना जो थर्स्ट सेंटर है, तो थर्स्ट सेंटर और थर्स्ट रिसेप्टर जैसे वो अपने क्लोम या फिर मुंह में भी है, अलग अलग तरह के, वैसे वो सेल्स में भी है। तो इस हिसाब से अपने को तृष्णाहर द्रव्य जैसे धमासा है, वाड़ा है, पित्त बापड़ा है, नागरमोता है, धान्यक है, तो ये चीजें पिपासा कम करती है। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ थर्स्ट सेंटर को पैसिफाई नहीं करती,
तो वो पूरा उसका जो मैकेनिज्म है वहां पर वो काम करती है। इसलिए धमासा जैसी चीजें अपने को हमेशा मेंटेन रखना है। श्वासहर, तो श्वास में श्वास, तो ये श्वास क्या है, तो श्वास सिर्फ ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इसकी वजह से श्वास हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो किडनी और लंग्स हैंड इन हैंड काम करते हैं। जो किडनी से निकल नहीं पाता वो लंग्स पे निकलता है, लंग्स से नहीं होता वो किडनी से निकलता है। तो इसलिए दोनों, श्वास को भी कैसे है दुर्गंध रहती है, वैसे ही जो मुंह से भी आती है, लेकिन जो कुछ अलग अलग गैसेस है वो श्वास से निकलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो बाद में उसका एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो वो श्वास से निकलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रहता है तो बाइकार्बोनेट में वो पकड़ के रहता है, और फिर वो बफर सिस्टम मेंटेन करती है। और जब वो कार्बन और बफर्स इस्तेमाल करते हैं बॉडी में, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रोजन। ये थोड़ी अलग ये सब फिजियोलॉजी की बातें हैं, तो हम अभी आज का टॉपिक फिजियोलॉजी की तरफ से नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ उस पे ऊपर के ऊपर हम जा रहे हैं। तो जो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, वो अमोनिया में चला के यूरिन में निकल जाता है। तो इस हिसाब से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसलिए किडनी और लंग्स हैंड इन हैंड में चल जाते हैं। इसलिए रिंगणी जैसी जो द्रव्य है तो वो दोनों तरफ काम करती है। शतावरी जैसी द्रव्य है तो शतावरी जैसे मूत्र की तरफ काम करती है, तो उस हिसाब से वो कंट्रोल क्या करने वाली है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंट्रोल करने वाली है। इस हिसाब से अपने को देखना है कि अलग अलग चीजें एक दूसरे को श्वास में कैसे काम करती है। तो ये चीजों का इस्तेमाल इसमें है। साथ में अंगमर्द, जैसे क्लेद अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वातक की ठीक से चलन वलन ठीक नहीं होता, अंगमर्द जैसे रहता है पेशेंट में। तो इस हिसाब से इसमें भी देखना है। अंगमर्द प्रशमन में काकोली है, क्षीर काकोली है, वेलची, चंदन, एरंडा, बृहति, तो इस हिसाब से द्रव्य है। और स्नेहोपग है, अभी हमने देखा भी है स्नेहोपग। और दूसरा शोफग्न है, स्नेहोपग वापस आ गए हैं। तो शोफग्न है, तो शोफग्नगण में क्या है, दशमूल है। दशमूल में जो सालवन पिटवन, ये बृहत पंचमूल, और साथ में सालवन पिटवन वाले लघु पंचमूल है। जो बिल्व, काश्मीर, तरकारी, पाटला, टेंटुकेर, महती, ये बृहत पंचमूल है। तो ये दशमूल एक दूसरे को सपोर्टिव यानी सिनर्जिस्टिक एक्शन कहाँ पर एक कहाँ उसकी एंटागोनिस्टिक एक्शन रह के कंट्रोल करते हैं एक दूसरे की, और स्पेसिफिक एक्शन देते हैं टू इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो है, शोफ है, तो शोफ में क्या होता है, आम है। तो आम में एक चीज है कि सिर्फ आम डिस्टर्ब जो होता है तो अपना केदार कुल्लाना जो सूक्ष्म है वो भी डिस्टर्ब होता है। और वहां पर वाटर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो वो स्टैसिस हो जाती है। तो यहाँ पर शोफग्न में ये चीजें जैसे दशमूल है, इसलिए दशमूल में जो गोक्षुर है, रिंगनी, डोरली, ये चीजें, और दूसरी जगह पे सालवन पिटवन है, तो ये चीजें अंगमर्द प्रशमन में है जैसे। तो ये कंट्रोल करती है एक दूसरे को, इसलिए शोफग्न एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सिर्फ दशमूल एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं काम करता है, तो उसका कास्केड ब्रेक करता है। वो जैसे सिक ऑक्सिन ब्लॉकेज करके जो NSAIDs काम करते हैं, ऐसे नहीं काम करता है ठीक से, ये सिर्फ उससे। तो वो अलग अलग कास्केड पे, अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करके अल्टीमेट रिजल्टेंट शोफग्न दिखाता है। इसलिए यहाँ पर दशमूल, शोफग्नगण में क्या है, दशमूल है। तो ये देखना है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो ये हुए कषाय। अभी हम देखेंगे थोड़े गण। तो ये गण है, उसमें जैसे गण में कुछ कुछ कषाय अलग अलग जो द्रव्य है वो एकत्र करके इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे वरुणादि है, तो वरुणादि में है वरुण है, उसके साथ में शतावर भी है, बला है, सहचर है, ये चीजें हैं। पद्मगादि गण है, पित्त शामक द्रव्य है। बिदार्यादि है जो जिम्नीय जैसे द्रव्य, पित्त शामक शीतवीर्यात्मक द्रव्य है। श्यामादि है जो यहाँ पर भेदनीय द्रव्य अभी हमने देखे, लांगली जैसे है, दंती है, करंज है, तो निषत्तर है। ये सब चीज जो रेचन द्रव्य, भेदनीय द्रव्य श्यामादि में जाते हैं। बटोलादि में उसी तरह से द्रव्य है जो तिक्तरसात्मक है। एलादि गण है जो अंग पर मर्द प्रशमन में काम करते हैं, जो सुगंध व्यापार में भी आ जाते हैं। विसर्गंध यानी जैसे स्वेटिंग होता है तो उसी उधर से भी काम करते हैं, पित्त पे काम करते हैं। अलग अलग पित्त का जो पूर्ण पित्त व स्रोतस है वहां पर काम करेंगे। मूत्रादि गण है जो मूत्र में भी काम करता है, उसके साथ में वो क्लेद में भी काम करता है, मूत्र से क्लेदवान में भी काम करता है। वही हम देखें कि वो जैसे अरुचिग्न में भी आ गया है,
तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेखनी में भी आ गया है, इसलिए वहां पर क्लेद का भी शमन करता है। जो वचा हरिद्रादिगण है वो बेसिक है, जो आम पे काम करता है, आम तिसार नाशनल बोलते हैं। तो आम का जो उत्पत्ति होने वाली चीज है, जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द बेसिक फेनोमेनॉन, ये सब इन्फ्लेमेशन में, तो वहां पर वो कास्पेट पे काम करता है। तो ये अलग अलग द्रव्यों का, अलग अलग गणों का वर्णन देखते हुए हम अगर मेडिसिन कॉम्बिनेशन रखे, तो एक ही सीकेडी के जो हमें अभी हमने उसकी संप्रप्ति देखी, तो संप्रप्ति भंग सिर्फ एक दिशा से नहीं करना है। तो संप्रप्ति भंग को देखते हुए हमें एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे काम करना है। जैसे कि एक पेड़ अगर काट दे तो उसका मूल तो टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पत्ते हरे हैं, वो 2 मिनट में या 2 घंटे में मुरझा गए या फिर खत्म हो गए, राइट। तो अपने को पूरे बॉडी में से अगर वो जो संप्रप्ति रूपी वृक्ष है, तो उसको अगर नलिफाई करना है और उसका इफेक्ट जो है बॉडी पे हो रहा है, क्योंकि बेसिक क्या है, तो बेसिक वेदना है, वेदना है पेशेंट को कि उसका डे टू डे व्यापार बंद हो रहा है, काम बंद हो रहा है, और जिसकी वजह से वो कौन कर रहा है, वो सिग्नल, वो लक्षण वो देखता है और फिर डॉक्टर के पास आता है। तो पहले है उसकी वेदना, जब तक वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता वो डॉक्टर के पास आता नहीं है, राइट। तो वेदना यश निग्रह ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। व्याधि तत्व परिज्ञानम एक तो बात है ही, वो वैद्य के लिए अच्छी बात है, वो देखनी है। वो वैद्य काम करेगा, मैंने आपका संप्रप्ति का मूल कट कर दिया है, लेकिन पत्ता तो अभी हरा है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है पेशेंट्स को, इसलिए वेदना तो जारी है। तो चिकित्सा क्या होगी, तो चिकित्सा क्या होगी, वेदना यश्च निग्रह ये पहली होनी है, और वेदना वापिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो मूलगामी चिकित्सा है, जिसको हम व्याधि तत्व परिज्ञानम करके देखनी है, तो वो वैद्य की बात है, वो भी उसने संप्रप्ति भंग में ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से अलग अलग द्रव्य कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इसमें कुछ रिपर्पजिंग ड्रग्स भी है जो उष्णकटिबंध में है, जैसे शिलाजीत है, शिलाजीत कासिस वगैरह है, तो कासिस का भी इस्तेमाल होता है। कासिस को अलग अलग तरह से माका की भावना से देके उसको स्पेसिफिक, जैसे किडनीज में हम देखते हैं कि इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, क्लेद है, तो ये क्लेद में रुक्षण वगैरह में कासिस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो वर्णादि में उष्णकटिबंध का भी हमने अंतर्भाव किया है, तो उष्णकटिबंध है कि फिर उसके हिसाब से जो अलग अलग हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी कासिस में कासिस के साथ में कासिस आदि वटी है, तो साथ में पुनर्नव मंडूर है, तो गोमूत्र जो लेखन में है, तो गोमूत्र आदि तो पुनर्नव मंडूर ये हुए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन करके नए नए ड्रग्स देखे जाते हैं। आरोग्यवर्धिनी में है, आरोग्यवर्धिनी में त्रिफला है, लेखनीय है, वेदनीय कुटकी है, उसमें उसमें उसके साथ में उसमें निम्ब है, जो पित्त शमन द्रव्य में आता है। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करके ड्रग डिजाइनिंग है। तो इस हिसाब से अपने हम ड्रग डिजाइनिंग करते हैं। और जो चिकित्सा है, तो चिकित्सा में जो क्लासिकल ड्रग्स है, तो वो क्लासिकल ड्रग कॉम्बिनेट करेंगे, या फिर जैसे अभी बताया अवस्थापाक दृष्टि, दूसरा धातु व्यापार दृष्टि, और तीसरा मलसंग। तो ये मलसंग पे हमें ज्यादा ध्यान देखना है, जो कि बाद में मूत्राघात से प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये ड्रग डिजाइनिंग है। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो जो सबको मालूम है ये सब कल्प है, तो ये इसमें से हम अलग अलग कल्प तैयार करेंगे। तो कैसे है, पढ़ सकेंगे? ठीक मैडम है, पढ़ के दिखा था 1 मिनट में। फिर एते वर्ग, हाँ ये सब वर्ग से क्या करते हैं, दोष दुष्य अपेक्षा, दोष दुष्यादि अपेक्षा, वो सब एनालिसिस करके हम क्या करेंगे, तो उसका कल्क, कषाय, लेह, स्नेह आदि आदि तैयार करके उसको कैसे करेंगे, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। तो पहले हमने देखा उसका कल्पना, और दूसरी देखे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पाने यानी पीने के लिए, नस्य, अनुवासने, और अंतः बहिवा
यानी सब ये अंत हो गए। पान, नस्य, अनुवासन, ये अंत उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और बही उसमें क्या है, लेप और अभ्यंग। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करके ड्रग डिजाइनिंग रखते हैं। नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो ये जो सूत्र है, स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। ये जो चरक का सूत्र है वो थोड़ा इस हिसाब से हमने देखा है, क्योंकि ये रेनल डिसीज क्या होता है, अल्टीमेटली ends up into end stage renal disease which comes ends up into प्राण आवृतत्व। और प्राण का आवृत्त होता है तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो जो संप्रति चली रहती है वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखे जाए इसकी तरफ, तो एक चीज उसमें कंटिन्यूस चलती रहती है, जो डिजनरेशन है। तो इसमें जो प्रधान काम है वो क्या है, वायु का काम है। और साथ में जो है धातु व्यापार बंद हो रहा है, अवस्थापक डिस्टर्ब हो रहे हैं, आवरण आ रहा है। तो ये चीजें ट्रीटमेंट में ध्यान में रखते हुए अगर संप्राप्ति की तरफ देखा जाए और इस हिसाब से अगर हम ड्रग डिजाइनिंग रखें तो ज्यादा फायदा होता है। तो ये क्या है, तो स एव कुपितः दोषः, तो ये दोषा कौन है, वातः। स एव कुपितः दोषः वातः समुत्थान विशेषतः क्लेदेन सह, यानी वो हो गया उपस्तंभित, क्लेदेन सह वा क्लेदेन रहितः, तो हो गया धातु क्षयजन्य, स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। तो इसलिए रेनल डिसीज में अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं, सिर्फ मूत्रवह के स्रोत के नहीं दिखते, पांडु के भी दिखते हैं। इसलिए सभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रगत सब तरह के सिम्टम्स, दुष्टिजन्य सिम्टम्स दिखते हैं। इसलिए इस व्याधि को क्लेद और क्लेद भी रहित, इस दोनों तरह से देखना है। इसकी शुरुआत होती है क्लेद से, इसलिए क्लेद की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, आवरण व्याधि। इसलिए सैव कुपितः वातः समुत्थान विशेषतः क्लेदेन सह, ये प्राइमरी है। और जब वो क्लेद विरहित होता है तो भी डिसीज गया नहीं है, वो चालू ही है, तो वो क्लेद रहित हो गया है वायु। तो स्थानांतराणि प्राप्त विकारान कुरुते बहुन, इस हिसाब से अपने को ड्रग डिजाइनिंग और संप्रति भग्न देखना है। तो नेक्स्ट लीजिए मैडम। तो शायद मैंने अभी तक जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए, शायद पहले से मालूम रहेंगे या फिर नए होंगे। आपका अभिप्राय जैसे आएगा सर मुझे बताएंगे, आपका जैसे अभिप्राय है, कुछ क्वेश्चंस है तो भी हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। पुंडेकर सर ने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया, शैलियम का भी और सर का भी मैं आभारी हूँ। और आप सब ने मुझे इतनी देर सुना, विचार भी सुने, इसलिए आपका भी मैं कृपाभिलाषी हूँ। धन्यवाद। हेलो सर जी। Thank you very Hello. much, sir. प्रश्न और विचारू your- शकतो का सर? Thank you. हाँ बोला। प्रश्न, मी वैद्य रीना मंगेश मॅडम टामके को भी बोलतोय हम धन्यवाद कोल्हापूरहून. देंगे। हाँ बोला सर, बोला। हा, मला सरांना प्रश्न विचारायचा होता, तर विचारू का म्हटलं, की तो सेशन आहे ना आपला? Yes sir, yes sir, विचारा ना. हा सर, कसं होतंय बऱ्याचदा आपण वेगवेगळ्या प्रकारची चिकित्सा देतो सीकेडी मध्ये, आणि त्यामुळे काय होतं की पेशंट लाक्षणिक दृष्ट्या मी हिंदीमध्ये बोलतो नाही, Correct. हाँ वो क्या होता है, लाक्षणिक हो, बोला, हाँ, दृष्टि से पेशेंट काफी अच्छा रहता है, लेकिन हाँ लाक्षणिक दृष्टया पेशेंट अच्छा हाँ, रहता है, लेकिन जो बराबर। क्रिएटिनिन की लेवल है ना वो उतनी अच्छी कम नहीं आती है। और होता क्या है कि बाकी से भी लक्षण Correct. कम आते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या होता है कि उसको जो रिपोर्ट में जो क्रिएटिनिन है ना वो कम करके जब तक आता नहीं तब तक पेशेंट पैनिक रहता है। तो उसके लिए हाँ। मतलब आपने जो बताया वो दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा था, सभी बातों का विचार करके भी, लेकिन फिर भी सर क्रिएटिनिन कम नहीं आता, तो उसके लिए हम कुछ अलग से विचार कर सकते हैं क्या, या फिर क्रिएट
कम करने के लिए कोई अच्छा मतलब अलग ड्रग या फिर ऐसा कुछ आप सुझाव दे सकते हैं? हाँ, तो अभी जैसे क्रियाटिनिन है, तो क्रियाटिनिन का द्रव्य हम विश्लेषण करेंगे पहले। तो क्रियाटिनिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रियाटिन, जो अमीनो एसिड है, जो मसल डिग्रेडेशन में मसल बिल्टअप में आता है, और उसका डिग्रेडेशन के बाद में उसका मल क्रियाटिन करके आ जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा सूक्ष्म भी देखना है कि हर एक जो जैसे क्रियाटिन जो अमीनो एसिड है क्रियाटिन, और उसका जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? उसका मल होगा क्रियाटिन। और क्रियाटिन एक्ट्स इन टू वेज, जो मल काम करेगा उसी उसी तरफ वो इंसुलिन जैसा भी काम करता है बॉडी में। तो क्रियाटिन अगर निकालना है तो पहले उसकी उत्पत्ति कम करनी है, इसलिए कंट्रोल करना है डाइट पे, उसका अवस्थापक भी कंट्रोल करना है। सेकंडली अपने को देखना है मेडिसिन में, जैसे अवस्थापक में वो देखा जाए तो उसमें विरेचन का भेदनीय द्रव्य जो है, अभी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस हिसाब से टाइट्रेट कर सकते हैं। तो वो अपना ड्रग्स में चाहिए। साथ में उसमें क्या चाहिए? तो साथ में ये क्रियाटिनिन निकलना है, यूरिन से निकलता है। अगर नहीं निकलता तो वो जीआई ट्रैक्ट से इतना निकलता नहीं, स्वेट से तो निकलता ही नहीं है। तो बाहर जाने वाले स्रोत कौन से हैं? तो मूत्र और दूसरा पुरुष। स्वेद से इतना नहीं निकलता। 90% तो इसमें मूत्र से निकल जाता है। तो मूत्र की तरफ काम करने वाले जैसे गोक्षुर है, जो बृहत यानी बृहत और लघु, तो लघु पंचमूल जो है या तृण पंचमूल का इस्तेमाल करते हुए पहले से ही ये चीज, ये पेशेंट्स में अगर हम रखें तृण पंचमूल या फिर लघु पंचमूल, शतावरी, मेदा, तो क्रियाटिनिन का अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। लेकिन साथ में पेशेंट को उत्पत्ति यानी उसके खाने में भी कंट्रोल करना है। ये पहली चीज है। एनिमल अगर फूड रखेंगे तो एनिमल फूड में क्रियाटिनिन चला ही जाता है। दूसरा क्रियाटिनिन का जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो सिस्टाइन है। तो सिस्टाइन कहाँ से जाता है? माश से जाता है। तो इसलिए माश का कंट्रोल अगर हम रखेंगे पहले से खाने में, कंट्रोल यानी परहेज रखेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्रियाटिनिन कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। और क्रियाटिन जब बढ़ जाता है 4.5 तक वगैरह, तो जैसे पहले ही बताया कि क्रियाटिनिन इज नॉट अ सोल मार्कर, पेशेंट को दिखाना है। तो क्रियाटिनिन इज अ सोल मार्कर। वो अभी कल लास्ट महीने में या फिर कल तक वो 0.7 to 1.1 की रेंज में था, और आज 1.2 1.3 पे चला गया है। इसलिए कल से आज तक में ही कुछ बदलाव आ गया है, और कल तक किडनी ठीक थी, ऐसा इसका मतलब नहीं है। क्रियाटिनिन जब आता है चेंज, बदलाव, तो तब तक बॉडी में 40% to 60% किडनी डैमेज हो जाता है। जैसे हम देखेंगे कि अपने को कुछ चीज भटकती है तो हम इमीडिएट रिएक्शन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। अपना थोड़ा थोड़ा शांत बैठेंगे। और एक चीज यानी तब एक टाइम आता है तो कि हम बोलते हैं कि अभी आपका ज्यादा हो गया, अब कंट्रोल करो। तो वो सिग्नल दिखाने के टाइमिंग आ गए। लेकिन पहले जब हम शांत थे तो हमें शांत किसने रखा? तो अपना बफर्स ने, अपनी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसने रखा। इसलिए बफर कभी चले जाते हैं। इसी हिसाब से है कि क्रियाटिनिन जब बॉडी में चेंज आ जाते हैं और ब्लड में रिफ्लेक्ट कर जाता है, तब तक ऑलमोस्ट 40% या ज्यादा से ज्यादा 60% किडनी डैमेज हो जाता है। इसलिए पहले से ही जीएफआर की तरफ ज्यादा ध्यान रखो। तो जीएफआर अगर इम्प्रूव हो जाता है तो पेशेंट को तसल्ली रहती है और तसल्ली दी जा सकती है। तो क्रियाटिनिन रखना ही है, लेकिन पेशेंट्स को हमेशा जीएफआर की तरफ रखो। अब इफ द जीएफआर इंक्रीजेस इम्प्रूव्स, उसका मतलब पेशेंट को सेटिस्फाई, अपने को इन्वेस्टिगेशन बेस पे भी हम दिखा सकते हैं कि कल तक आपका 15 20 30 तक आपका चल रहा था, आज वो 44 45 60 पे है। आपका क्रिएटिनिन नहीं मूव हुआ है, लेकिन आपका जीएफआर इंप्रूव हो गया। इसका मतलब आपका नेफ्रॉन अच्छी तरह से काम कर रहा है। मेरा काम क्या है? आपका जो डैमेज है वो जितना स्लो डाउन हो गए। दूसरा, आपका जो डैमेज है वो इम्प्रूव कैसे हुए, जो सेल डेवलप हुए, इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और कहाँ तक काम करेंगे? ड्रग्स है, लेकिन ड्रग्स को चेंज करना है आपको, बॉडी का वो काम रहेगा। वो आप खुद भी नहीं कंट्रोल कर सकते। आप खुद भी कितना भी चाहे तो उसमें सिर्फ ये है कि ऐशना, आप ऐशना अच्छी तरह से रखो, क्योंकि जो भी जीवन व्यापार है वो कहाँ पर चल रहा है? ऐशना पे चल रहा है। ऐशना अगर निगेटिव हो जाती है तो क्या होता है? निगेटिव सिग्नलिंग आ जाती है,
और फिर बॉडी डिस्ट्रक्शन यानी डेथ की तरफ जाती है, वो सेल की हो, वो टिश्यू की हो, ऑर्गन की हो, या फिर होल बॉडी की हो। इसलिए एशना को अच्छी तरह से मेंटेन रखना है, पेशेंट को वही बोलना है। और दूसरी बात, जीएफआर आपका इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब आपका किडनी इंप्रूव हो रहा है। और तीसरी बात, आपके लक्षण इंप्रूव हो गए, तो दिस इज कंट्रोलिंग ऑफ रेनल डिसीज, दिस इज स्लो डाउन ऑफ द रेनल डिसीज। और हमारा काम है वेदना याश्च निग्रह। तो आपका जो वेदना है, आपको किसने डिस्टर्ब किया और मेरे ओपीडी में लेके आए, तो जो वो काम है वो आपका पहले कंट्रोल करना है। इसलिए आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। आप अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कर रहे हैं, आप आपके साथ घर वाले भी जा रहे हैं, तो आपका तो 20-30% जीना तो अस्पताल में ही हो रहा है। यानी ऑलमोस्ट 7th डे में 2 डेज अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 30% तो आप हॉस्पिटल में जी रहे हैं, और घर आने के बाद में 1 दिन 2 दिन आपका उधर जा रहा है, यानी 50% से ज्यादा आपको तो व्याधि में है। तो आपका वेदना वो है, और मेरा कंट्रोल करना है, ये है कि आपका जो रूटीन है लाइफ, वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो पेशेंट को एक्सप्लेन भी ठीक से कर सकते हैं, लेकिन जीएफआर की तरफ ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। अभी जैसे बताया, जैसे अवस्थापक, जैसे वेदनीय द्रव्य है, और दूसरा कि जो ब्रोहणीय द्रव्य है, उस हिसाब से इस्तेमाल रखो। रिंगनी का इस्तेमाल अच्छी तरह से रखना है, रिंगनी और शतावरी का, तो अच्छी तरह से क्रिएटिनिन में कंट्रोल आता है। और उत्पत्ति की तरफ ध्यान दो, जैसे हमने बताया कि माश का कंट्रोल, या फिर जो डायरेक्ट क्रिएटिन जो बॉडी में जाता है उसको कंट्रोल करो, तो उत्पत्ति कम रहेंगी, तो स्थिति अवस्था भी कम रहेंगी। ठीक है, और कुछ है? हेलो हेलो, म्हणजे माझी तरी शंका मिटली. थँक्यू. हाँ तर थँक्यू. शतावरी कशा प्रकारे काम करेल थोडं अजून एक करा का, म्हणजे कारण थोडं हे आहे ना, म्हणजे एक्सप्लेन करता येईल. गुरु हो द्रव्य आहे बरोबर. ना. तर शतावरी नुसतं करेक्ट. म्हणूनच मी पहिल्यांदाच म्हटलं की गुरुद्रव्य आहे, आपण क्लेद वगैरे करू, पण आपलं कॉन्सेप्ट एक क्लिअर राहू द्या की 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक जर शरीर धातू मेंटेन ठेवायचे, तर आपल्याला कफ मेंटेन ठेवावा लागेल, राईट, ज्याला आपण प्राकृत कफ म्हटलेलं आहे. आणि आपण घाबरतोय कशाला, विकृत कफाला, म्हणजे क्लेदाला. मग आपण शतावरी दिली तर ती क्लेद वाढवेल का? मग कुठला क्लेद वाढवेल म्हणजे विकृत कफ वाढवेल, मग ती प्राकृत पण वाढवेल का? मला तर प्राकृतकडे जायचंय, मग मला शतावरीला द्यायचंय, प्राकृतकडे घेऊन जायचंय, आणि तिचं विकृतीकडे नेणारा मार्ग बंद करायचा, तर मी शतावरी वापरेल. जर मी त्याच्यात क्लिअरच नसेल की मी त्या चॅनलमध्ये शतावरी टाकली, तर ती क्लेदाकडे जाण्याची शक्यता जास्त आहे, असं वाटायला लागलं का, आता अग्निमान दे, राईट, तर आम्ही शतावरी वापरणार नाही. पण एक लक्षात घ्यायचंय आपल्याला की शतावरी गुरु वगैरे, तर रसवीर्य विपाक हे तर खूप चांगली गोष्ट आहे, म्हणजे टूल्स आहेत टू अनालाइज. पण नुसतंच रसवीर्य विपाकावर चालत नाही. तर म्हणजे आपण रसवीर्य विभागात्मक जर द्रव्य वापरतो, ते नॉन स्पेसिफिक, म्हणजे स्पेसिफिक टू म्हणू की म्हणजे नॉन स्पेसिफिक टू डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज, बट स्पेसिफिक टू डिसीज कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स. म्हणजे व्यभिचारींमध्ये ती काम करणार आहे. व्यभिचारी हेतू किंवा व्यभिचारी जी संप्रप्ती चालू आहे, तिच्यावरती काम करणार आहे. म्हणजे ती डायरेक्ट आपल्याला नेफ्रॉन्सला इम्प्रूव्ह करणार आहे का, तर हा विचार ठेवायला पाहिजे. आणि आपल्याला रिजनरेशन जर आणायचंय, आपल्याला नेहमी बघायचंय की रिजनरेशन हे शुक्रात आहे. मग शुक्र म्हणजे सिमेन नव्हे, तर शुक्र सूक्ष्म शुक्रचा विचार करायचा. त्यामुळे प्रत्येक अवयवामध्ये उत्पत्ती जर आणायची असेल, तर शुक्रावर तुम्हाला कंट्रोल ठेवायला पाहिजे. म्हणजे असं द्रव्य पाहिजे की ते शुक्र उत्पत्तीमध्ये आहे. आता आपण वेगळे गण बघितले की त्याच्यामध्ये बल्य गण बघितला, बरोबर, तिथे पण शतावरीचा संबंध आहे. दुसरं आपण बघितला की तिथे अंगमर्द प्रशमन आहे. शिवाय जे तिथे काकोली क्षीर काकोलीचे आहे, जिथे आपण रिप्लेसमेंट म्हणून शतावरी वापरतो, बरोबर आहे. शुक्रजनन द्रव्य आहे. श्वासर मध्ये आपण जसं इथे रिंगणी किंवा ही द्रव्य वापरतो तेव्हा. तर अशा ठिकाणी सुद्धा आपल्याला एक रेफरन्स असा आहे, मला वाटतंय रक्तपित्तात पण आहे, की मूत्रगत ज्यावेळेस रक्तदर्शन असतं, मूत्रगत रक्तदर्शन आहे, तर त्यावेळेस तिथे रक्त याच्यामध्ये शतावरीचा रेफरन्स आहे. तसंच रिंगणीचा पण आहे. म्हणजे ह्या 2 द्रव्यांना गतत्व आहे, मूत्रगताकडे सरकणारे,
आता जर आपण बघितलं की ARF जर बघितला, अॅक्यूट रेनल डिसीज, अॅक्यूट रेनल फेल्युअर मध्ये सुद्धा प्रेझेंटेशन काय असतं, हाय कलर युरिन, आणि त्याच्यानंतर ती कशी जाते, रेडिश कलरकडे सरकते, आणि क्वांटिटिव्हली ती कमी असते, म्हणजे मूत्रपुच्छ पण असतो त्याच्यात, आणि हळू करून मूत्राघातकडे सरकतो. तर शतावरी हा ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करणारी आहे. आपल्याला फक्त एक बघायचं असतं की शतावरी गुरुत्व आहे, तर गुरुत्वाला लघुत्व कसं आणू, आणि म्हणून लघुत्व आणणारी कॉम्बिनेशन जर आपण शतावरी सोबत वापरली, मग तुम्ही आरोग्यवर्धिनी वापरा, कुटकी प्रधान रस पाचक वापरा, किंवा कुठलेही तिक्तक पटोलादी वापरा, तर अशा तऱ्हेने त्याचं लघुत्व आणलं जातं आणि इतर गुणांचा वापर आपल्याला तद्गामित्व मिळतं, आणि त्यामुळे शतावरी ही याच्यातली एक बेस्ट काम करणारं द्रव्य आहे. फक्त शतावरी कल्पना नका वापरू, कारण शुगर बेस वापरलं की शुगर कॉन्ट्रीब्युट करतात ऍसिड्सला, कारण शुगरचा एक प्रोडक्ट काय आहे, अल्कोहोल आहे, ऍसिड्स आहेत, आणि आपण मलांमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करतो. इनडायरेक्टली आपण मलसंघाला कॉन्ट्रीब्युट करतो, म्हणजेच केदार कुल्ल्या न्यायाला डिस्टर्ब करतो. म्हणून शक्यतोवर शुगर बेस हे कमी ठेवायचे. त्यामुळे शतावरी प्लेन किंवा शतावरी पाथ अशा वेगळ्या पद्धतीचं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं. ओके, अजून काही शंका पूर्ण झाली मॅडम? फक्त इथे गोक्रू नेहमी नाही वापरायचा, गोक्रू नेफ्रोटॉक्सिक पण काही ठिकाणी सापडतो. हा, बोला. नाही काय नाही, तुम्ही काय म्हणताय, गोक्रूचं सर काय म्हणताय? नाही, गोक्रूच्या बाबतीत असं आहे की गोक्रू एकांतिक वापरत असतो. एकांतिक नाही वापरायचं का? बोला. नाही काही नाही, तर शतावरी मिनिमम सत्व समज आपण वापरलं तर मिनिमम किती क्वांटिटी पासून मॅक्झिमम किती क्वांटिटी पण आपण वापरू शकतो, म्हणजे किंवा काढा घेतला तर म्हणजे आपण तुम्ही इतर द्रव्य काय वापरता हे पण तेवढंच मायने ठेवतं. जर समजा आपण शतावरी वापरत असो तर कमीत कमी आपल्याला 3 ते 5 ग्रॅम आणि जास्तीत जास्त 10 ग्रॅम इथपर्यंत डोस लागतो. अॅक्यूट स्टेजनुसार ह्या व्हॅरी करतात. क्रॉनिसिटीचा पेशंट जेव्हा स्टेबल चाललेला असतो त्यावेळेस एवढं 10 ग्रॅमचा डोस वापरण्याचं काय आवश्यकता लागत नाही, पण तुम्ही साधारण 3 ग्रॅम पर्यंत त्याचा मॅक्झिमम डोस ठेवू शकता. जर टोटल द्रव्यांचा जर तुम्ही 5 ग्रॅम, आता जनरली आम्ही 5 ग्रॅम करतो, त्यातला 2.5 ग्रॅम पर्यंत म्हणजे निम्मपर्यंत तुम्ही शतावरी 50% ठेवू शकता, आणि बाकीचे इतर द्रव्य तुम्ही कॉन्ट्रीब्युट करू शकता. ओके, म्हणजे तुमचं म्हणणं की सोलो न वापरता कॉम्बिनेशन मध्ये वापरलं तर ते कॉम्बिनेशन मध्ये वापरून मग त्याचा होतो. आणि आता जसं म्हटलं, अवस्थापाक, मलसंघ आणि केदार म्हणजे पूर्ण न्याय, त्रिविध न्याय यांच्यावर जाणारेच द्रव्य कॉम्बिनेट नेहमी आपल्या थेरपीत किंवा एका ड्रग मध्ये असायला पाहिजे, तर तो सर्वांगीण कल्प झाला. जसं नाही तर एकांतिक गुडची वापरली तर ती संग्राहिणी आहे, तर ती कॉन्स्टिपेट करायला लागणार आहे. तर अशा वेळेस आवृत्त म्हणजे नुसती गुळवेल देऊन आपण इन्फ्लेमेशनवर काम करू, पण दुसऱ्या बाजूला मलसंघ आणि म्हणजे पुरेश ग्रहणाकडे सरकायला लागतो पेशंट, म्हणजे इनडायरेक्टली पेशंट परत उदावरतात येऊ शकतो. म्हणजे आपण संशमनी वापरून एका बाजूला लक्ष आहे, पण दुसऱ्या बाजूला तिचं काय कॉन्ट्रीब्युशन चाललंय, तर तिच्या बाजूला आपल्याला तिथे कॉन्स्टिपेट चाललंय आणि पेशंट मग आवृत्त म्हणजे इनडायरेक्टली आपण काय आवृत्तत्वाला आमंत्रण दिलं. हे नेहमी लक्षात ठेवावं लागतंय की संप्राप्ती ही किती, तर ही अशी आवृत्तत्वाकडे जाणार, म्हणजे उदावरताकडे सरकून जाणारी. मग प्रेझेंटेशन तसंच होणार त्यांचं पेशंटचं पुढे आवृत्तत्व प्राणावरला आवृत्तत्व आहे. तर मला कुठलंही आवृत्तत्व म्हणजे मलसंघ करणारं द्रव्य कुठलंही नकोय. म्हणून मग जर मला समजा गुडची वापरायची असेल एखाद्या ठिकाणी, तर तिचा जो संग्रहण करणारा जो भाग आहे तो नेहमी लक्षात ठेवून तिथे बेदनीय द्रव्य तिला कॉम्बिनेट केलेलं असलं पाहिजे. शतावरी समजा आपण म्हटलं की काहीशी अनुलोमक पण आहे, पण गुरु आहे, तर मग नुसती शतावरी चालणार नाहीये, नाही तर ती अवस्थापाक बिघडवून टाकणार आहे. मग मला शतावरी सोबत इतर सुंठी असतील, बरोबर आहे, तर अशी द्रव्य तिथे कॉम्बिनेट करायची आहे, तर तो कम्प्लीट पार्ट होईल. तर कॉम्बिनेशन करताना असंच एकांतिक शक्यतो म्हणजे वापरायचेच नाही. कधी कधी शतावरीचं शीत होऊन पण वाटतं काहीकांना, म्हणजे वात वाढवणार असं ठरतं कधी कधी, असं पण. हो, मग त्यावेळेस शतावरीला सुंठी किंवा सुंठी दशमूळ. आपण एक विचार करूयात की रासना प्लेन आहे, रासना पंचक, रासना सप्तक आणि महारासनादी याच्यात फरक काय. जर रासना वातनाशक द्रव्य आहे तर इथे आपण रासना प्लेन म्हटलं आणि वातव्याधी म्हटलं तर रासना 100% जर जिथे काम करू शकतं तिथे रासना पंचकवर म्हणजे 20/100 म्हणजे 20% वर रिडक्शन करून आपण रिझल्ट घेतो आहे. रासना सप्तक मध्ये 14% वर येतोय तो.
आणि रासना महारासनादीमध्ये तो हार्डली तो 4 ते 8% वर आहे रासना. पण तरी आपण कॉन्ट्रीब्युशन वाढवतोय ना. म्हणजे काय करतोय तर रासना प्लेन रासनात इतर द्रव्य नाही आहेत, पण रासना पंचक हलका अनुलोमक. पण जर सप्तक घेतला त्याच्यामध्ये काय आपल्याला दिसतं की आपल्याला तिथे आरगवत आहे, म्हणजे आपण विरेचनाची द्रव्याची त्याला उपलब्धी दिलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला गोक्षूर, बरोबर, रासना गोक्षूर काही रंडम देवदार पुनर्नवा. तर देवदार अनुलोमक म्हणजे देवदार देवदार हे जसं वातशमनाला म्हटलं तर कुठल्या प्रकारचं वातशमन, म्हणजे तद्गतत्वाला पण पुढचा विचार आला. नुसतं रसवीर विभागावर काम करून चालणार नाहीये, तर तद्गतत्व हा विचार केला पाहिजे. एका बाजूला तिथे काय केलंय, गोखरू वापरलाय, दुसऱ्या बाजूला पुनर्नवा, राखना गोक्षूर किरणम देवदारू पुनर्नवा. तर हा कॉम्बिनेशन कसा तयार झाला, ह्याच्या मागची थेअरी काय, तीच थेअरी पुढे जाऊन रासना महारासनादीमध्ये येते आणि तिथे तेव्हा बृहणी द्रव्यांचा वापर होतो. एकटी गुळवेल असते, ते गुळवेलला पंचतिक्तकडे सरकवलं जात आहे. रासना एक प्लेन असतो, तर रासनाला नंतर देवदार त्याच्यासोबत दशमूळचा वापर कॉम्बिनेशन केलेला आहे. परत आपण बघितलं तर त्याच्यात दारू हरिद्रासारखी द्रव्य एक्सेट्रा अशी टाकून घेतलेली आहेत. आणि जर आपण म्हटलं बृहण, तर सप्तक मध्ये काहीच बृहण नाहीये. आपण म्हणू फार तर फार गोखरूला बृहण टाकलंय. दशमुळामधलं जर बघितलं तर दशमुळ मधली जर आपण हे केली तर जर सालवण, पिठवण आणि गोखरू हे 3च द्रव्य बृहण आहेत. म्हणजे 70% द्रव्य ही बृहण आहेत दशमुळामध्ये. म्हणजे दशमुळ चालू करतानाच त्यावेळेस आपण म्हणतो की पंचमूलम कफानिलव, बरोबर, तसं आपण म्हणतो. तर ते कफानिलव करताना आणि दशमुळ हा शोफग्न काम करताना सुद्धा त्याच्यात कसं आहे की 30% बृहण वापरलंच आहे कंपल्सरली. म्हणजे वातशमन करताना वृक्षण किंवा धातुक्षरण नाही केलेलं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला धातूचं पर्सेंटेज पण लक्षात ठेवलेलं आहे. त्याला टायट्रेशन म्हणतो आपण. म्हणजे बृहण हा चिकित्सेचा एक कंपल्सरी भाग आहे. म्हणून सर्वेषां बृहणेही अल्पहा शक्यश्च प्रायोश भवेत न तेषां शमन उपायो वृषः अशक्यश्च कर्षणे. त्यामुळे चिकित्सा हे कर्षण करून आणखीन प्रॉब्लेम देणारी असं न ठरवू. म्हणजे आता जसं सरांनी विचारलं की आपण करत जातो पेशंट काही सिम्टमॅटिक रिलीफ मिळत जातो, पण मग पुढे काय. तर मग आपण बघितलं की स एव कुपितः दोषः वातः क्लेदेन सह, मग आपण क्लेदाची चिकित्सा झाली. पण पुढे हेही लक्षात ठेवायचं की क्लेदेन रहित असा सुद्धा तो आहे. आणि म्हणून मग संप्राप्ती लक्षणोपक्षय झाला म्हणजे कम्प्लीट, किंवा आपण म्हणू की सामज, क्लेदाची चिकित्सा झाली म्हणजे सामज व्याधी निरामज झाला, म्हणजे डिसीज गेला असं नव्हे. तर संप्राप्ती चालूच आहे, कारण आपण इनडायरेक्टली काय केलं, त्या वाताला मोकळीक दिलेली आणखी. मग त्यावेळेस त्याचं शमन कोण करणार आहे, तर शमन धातू पोषण करणार आहे, म्हणजे धातू त्यांना कंट्रोल करणार आहे, अनुलोमन करणार आहे. त्यामुळे अनुलोमन हा चिकित्सेचा एक कायम भाग. मग तुम्ही भेदनाने करा, लघु लघु म्हणजे हलका अनुलोमक द्रव्य वापरा, तीक्ष्ण विरेचन वापरा, तसंच गरज असेल पेशंटची त्यानुसार. आणि दुसऱ्या बाजूला बृहण हा कंपल्सरी भाग आहे, कारण क्षरणज वात हा नेहमी लक्षात ठेवावा लागतो. तर असं ते सगळं आहे की कॉम्बिनेट करताना शीतविरेचन त्यावेळेस आपण शुंठी वगैरे जसं आपण कॉम्बिनेट करणार, ग्रहण काय करणार. तर द्रव्याचा प्रत्येक आपण वापरताना एकांगी वापरताना त्याचा दुसरा रिझल्ट संप्राप्तीमध्ये तर अडकत नाही ना, ते पण बघायला पाहिजे. गोखरूचं आणि तुम्ही काय बघू म्हणत नका होते ते मला नाही म्हणून सांगितलं. गोखरूचं तुम्ही काय अजून काहीतरी सांगत होते ना सर. हा गोखरूचं गोखरू पण तुम्ही एकांकित काहीतरी वापरा, सांगत होते. गोखरू ओव्हर सॅच्युरेट. हो बरोबर, कारण गोखरूला तत्व काय आहे, गोखरू पोटात गेला बाहेर पडणार कुठून येतो, युरिन मधून बाहेर पडणार आहे. तर युरिन मधून बाहेर पडणार आहे, तर युरिन मध्ये तो पण गुरुद्रव्य आहे, ते काय लघुद्रव्य नाही. डायजेशनला जावं लागणार आहे त्याला, नाही तर मग त्याचा आम तयार होणार आहे. अवस्थापाक बऱ्याचदा कसं असतं, अवस्थापाक खराब असतात, अवस्था बिघडलेले असतात. त्यामुळे जरी गोखरू आपण दिला तरी त्याला गुणांतरधानमला जावं लागणार आहे ना, म्हणजे पहिल्यांदा पचनातून जावं लागणार आहे. आणि पचनात जर त्याने कॉन्ट्रीब्युट केलं क्लेदालाच, पर्सेंटेज ऑफ मी आय एम नॉट सेइंग 100% गोखरू, तर त्यातला सम पार्ट जो इनडायजेस्टेड आहे तो काय करणार आहे, क्लेदालाच सरकणार आहे. आणि संप्राप्ती तर क्लेदाची आहे. मग बऱ्याचदा पेशंट्स कसे निघतात नेफ्रोटॉक्सिकला पण, जसं खूप दिवस साधं स्टोन साठी, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह युरोपॅथीसाठी सुद्धा स्टोन साठी समजा गोखरू वापरणारे लोकांमध्ये काय होतंय की रेनल डॅमेज हा सापडलेला आहे. क्वांटिटी अर्थात याच्यामध्ये कसं आहे, घाबरायचं हे नाहीये की मी गोखरू वापरला म्हणजे प्रॉब्लेम झाला, असं नाहीये. तर क्वांटिटीला खूप मग महत्व वरुण आहे. वगैरे त्याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये वापरायचं का, वरुण वगैरे कॉम्बिनेशन मध्ये वापरायचं का, जेणेकरून ते म्हणजे त्याचं गुरुत्व कमी होईल. करेक्ट कमी होईल. त्यामुळे आता वरुणादीमध्ये सुद्धा शतावरी बला आहे. वरुणादीमध्ये नुसता वरुण कुठे, वरुण सहचर आपण जरी द्रव्य बघितले, पुनर्नवा बघितले, तरी दुसऱ्या बाजूला काय आहे शतावरी जातेच ना. म्हणजे पुन्हा सुकृतांनी सुद्धा काय केलेलं आहे, नुसता क्षरण कल्पना वापरला. आपण वरुणादीला काय म्हणतो, कफनाशक गण म्हणतो. करेक्ट, कफनाशक गणामध्ये वरुणादी येतो, पण त्याच्यातलं द्रव्य शतावरी आहे, बला आहे.
म्हणजे हो दुसऱ्या बाजूला हाही विचार केलेला आहे की चरण नको व्हायला. हो म्हणजे बरोबर. सामक क्लेदात सामक किंवा सामक चित्त यांचं म्हणजे क्लेदाचा चिकित्सा करत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रकृत कफाला धक्का नको लागायला, एवढं नेहमी लक्षात ठेवायला. त्यामुळे द्रव्य छान झालं. प्रॉब्लेम देत नाही, कॉम्बिनेशन. थँक्यू सर, छान झालं. थँक्यू. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग. यस सर. बोला सर ना. जो आपने गणा बताए हैं, सब कषाय बताए हैं, इट शुड बी टेकन एज पर द सिम्टम्स, उस हिसाब से ही चालू करना है सर. हाँ, और दूसरी बात, पहले से ही एंटिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही संप्राप्ति को देख लो आप. संप्राप्ति अगर हम देखेंगे, वात की पहले से ही देखेंगे तो वात भले रस से आपका आप ही का डायग्नोसिस रसगत रहेगा, हाँ, लेकिन वो जाने वाला है, शुक्रगत जाने वाला है और बाद में सब डैमेज करने वाला है और उसकी प्रेजेंटेशन बाद में एंड स्टेज रेनल डिसीज में जाएंगी. तो भले वो मूत्रघात हो लेकिन प्राणावृत्तत्व आने वाला है. तो देखिए कि ये सब चीजें एक साथ देखनी है. सिर्फ मूत्रघात देखेंगे और प्राण का आवृत्तत्व का विचार नहीं करेंगे तो चिकित्सा नहीं होने वाली है. तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए कुछ लक्षणिक योग अपने को देखने पड़ेंगे. और दूसरा, संप्राप्ति की दिशा, संप्राप्ति की गति दोनों कहाँ जाने वाली है तो वो देखना है. तो वातरक्त या फिर वातव्याधि में अनुलोमन का बहुत महत्व है. तो अगर वाग्भट का हम दोषोपकरणीय देखेंगे तो वाग्भट में क्या बताया है, ऐसे नहीं है कि कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन और वात के लिए बस्ती. उसमें तीनों में अनुलोमन यानी विरेचन इम्पोर्टेंट है. तो इन ऑल अगर हम देखेंगे तो ये इसमें हमें कोई भी अगर एकेरी द्रव्य या फिर गण या फिर कषाय इस्तेमाल करो, लेकिन उसका रिजल्टेंट कॉन्स्टिपेशन या फिर मल संघ की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये देखना है. क्योंकि मल भेदनीय चिकित्सा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा रखनी है और उसका रिजल्ट अपने को ट्राइट्रेट करना है. उसका मोशंस कैसे हो रहा है, उसका यूरिन कैसे हो रहा है. अगर वो मोशंस में कॉन्स्टिपेट करता है तो फिर चिकित्सा द्रव्य चेंज करना है या फिर टाइट्रेट करना है. तो कोई भी आप लाक्षणिक इस्तेमाल करें, लेकिन संप्राप्ति की दिशा और उसके साथ में भेदनीय, इसका विचार करते हुए कॉम्बिनेशन करें. ओके सर, थैंक यू सर. जी ओके. और कुछ है? जी, प्रश्न संपले का? हॅलो हॅलो. सर, आणखी कोणती भस्म वापरू शकतो का आपण? हा, भस्म वापरताना एक आहे की नागभस्मचा सांभाळून वापर करावा किंवा नागभस्म टाळावं. बाकी कासेस, ताम्र यांचा खूप चांगला उपयोग आहे, रौप्याचा चांगला उपयोग आहे. तर हे भस्म 3 भस्म आपण चांगले घेऊ शकतो. ताम्र, लोह. मग लोहामध्ये तुम्ही कासीस करा किंवा लोहाला लोह मंडूर, जसं पुनर्नव मंडूर असेल, प्लेन मंडूर तुम्ही वापरू शकता. फक्त मंडूर कल्प वापरताना नॉशियावर लक्ष ठेवावं लागतं. गॅस्ट्रायटिस बऱ्याचदा बसतो आणि आत्मान हे लक्षण जास्त जाणवतं. त्यामुळे तक्रिणा, आलोट, डेना, पिबेत जे पुनर्नव मंडूर मध्ये आहे तेच कुठल्याही गोमूत्र आणि मंडूर कल्पांच्या वापरीत नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. तक्रिणा, आलोट, डेना किंवा कुठलंही अनुलोमक आणि आम्लद्रव्य ठेवायचं आहे. आमलकी सुद्धा चालण्यासारखं आहे, पण आमलकी थोडं वृक्ष असल्यामुळे तिथे त्रिफलाचा वापर ठेवायचा. म्हणजे थोडा आपण म्हणू की ग्राही स्तंभनकडे सरकणार द्रव्य म्हणून. तर असं हे करायचं. तर लोह भस्मांचा वापर आहे आणि लोह हे कायम लक्षात ठेवायला लागतात, कारण संप्राप्तीमध्ये रक्त हा धातू हा संबंधी कायमचा आहे.
त्यामुळे लोहभस्म, लोहाचे इतर जे संयुग आहेत ती, माक्षिक आहे, मंडूर आहे, कासिस आहे ही. नंतर ताम्रभस्माचा वापर कायम ठेवावा लागतो, चांगला पडतो. अभ्रभस्म कमी जास्त प्रमाणात वापरू शकतो. रौप्याचा वापर चांगला होतो. जसदला सांभाळून वापरावं. जसद परत कॉन्ट्रीब्युट करतं, जरी डायबिटीस वगैरेला चांगलं असलं तरी सुद्धा ते थोडं अतिसारावर म्हणजे आपण म्हणू की मलव्यापारावर कंट्रोल करणारा भाग आहे. त्यामुळे जर तुम्ही जसद भस्म किंवा जसद भस्माचे इतर शक्यतोवर भस्मांपेक्षा मागच्या वेळेस कल्प द्यावेत. मग तुमचे समजा वसंत कल्प असतील, मधुमालिनी, लघुमालिनी, वसंत किंवा आपण म्हणू की सुवर्णमालिनी, तर असे वसंत कल्प मग योग वापरलेले ओके राहतात. आणि आम्ही एक बघतो याच्यामध्ये आम्ही ऍडिशन देतो कधी बऱ्याचदा की एक गंधक रसायनचा पण आम्ही देतो. म्हणजे गंधक रसायन नुसतं स्किनसाठी वापरत नाही, तर इट इज रिज्युनेटिंग मेडिसिन आहे. तर तो एक याचा वापर आम्ही ऍडिशनल याच्यामध्ये घेतो. असे भस्म वेगळे वापरतात पण लिमिटेड ठेवा. नागाला तर खूप कंट्रोल ठेवा. वंगाला पण तसंच कंट्रोल ठेवा. नागवंग जसं हे कंट्रोलच राहू द्या, म्हणजे कमीच प्रमाणात राहू द्या. बेटर. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. येस चिन्मय सर, काही क्वेश्चन्स आहेत का अजून? चिन्मय सर, काही क्वेश्चन्स आहेत का अजून? नाही, अजून क्वेश्चन्स काही नाहीये, दिसत नाही चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, नाही चालेल. मी शेअरिंग स्टॉप केलेलं आहे. सो आय Okay, थिंक वी okay. कॅन एंड द सेशन. Yes, we'll end the येस सर, session. ओव्हर टू यू सर.